हम्म। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। और एक बार कमेंट सेक्शन में भारत माता की जय के नारे के साथ में शुरू करते हैं कक्षा को। साथी प्रैक्टिस सेट नंबर 5 और इस वीक का साथी आपका अपना टारगेट पूरा हो चुका है। 5 सेट आपके डिलीवर हो चुके हैं। आप सबने मुझसे एक प्रॉमिस किया था, भैया इस प्रैक्टिस सेट का एक भी शब्द छूटा तो अपना मिशन टूटा। याद रख लेना, अगर आप सब लोग इतना साथी मेहनत कर रहे हैं, इतने डिवोटेड हैं इसके लिए कि आप इसका एक एक अक्षर अच्छे से रिवाइज करेंगे और एक एक फैक्ट की जो कीमत है वो आप समझते होंगे, एक एक इम्पोर्टेंट टर्म्स की कीमत आप समझते होंगे। मैं कहता हूँ इसी बार एसएससी का कोई भी परीक्षा हो आपका, या जो भी एग्ज़ाम आप देने वाले हैं साथी, उसमें आप फतह करके आएंगे। ये आपके भाई का आपसे प्रॉमिस है। तो ये आंसर करेंगे ज़रा मुझे पिछले प्रैक्टिस सेट के 5 क्वेश्चन के। आपके पास सैटरडे और संडे होंगे, एक बार पाँचों को इकट्ठे रिवाइज कर देना, ठीक है। अगर मन से पढ़ रहे होगे, अच्छे से नोट्स बना रहे होगे, तो आधे घंटे में पढ़ दोगे 5 सेट को, आधे घंटे में। किस केंद्र शासित प्रदेश का जो साथी लिंगानुपात है सबसे ज़्यादा है, तो किसका है? पुडुचेरी का है। किसका है? पुडुचेरी का है आपका। और कितना है पुडुचेरी का, बता सकते हैं क्या? पुडुचेरी का कितना है? बहुत बढ़िया, लक्षद्वीप कह रहे हैं कई साथी। तो देखो, कई साथियों ने तो केरल कह दिया, उनकी नज़र में केरल केंद्र शासित प्रदेश है। बताइए, केरल क्या केंद्र शासित प्रदेश है? आप कहेंगे पुडुचेरी का भैया 1037 है, केरला का 1084 है, वो एक राज्य है। 2025 ऑस्कर अवार्ड के लिए नामित कौन सी मूवी है? वो है लापता लेडीज। कौन सी? लापता लेडीज मूवी को इस बार नॉमिनेट किया गया है। पहली मूवी मदर इंडिया थी, महबूब खान की, मैंने कल बताया 1957 की। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ जापान से लिया है हमने, जापान से। और सबसे बड़ा जो दोआब है वो गंगा यमुना का दोआब का, गंगा यमुना का दोआब है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1992 में किस समिति की सिफारिश पर? फेरवानी समिति की सिफारिश। इस पर फेरवानी कमेटी की सिफारिश पर उसको साथ ही स्थापित किया गया था। फेरवानी समिति की सिफारिश पर स्थापित। बोलेंगे जी, शुरू करें। एक बार स्कोर दिखा दें मुझे प्यारे साथियों के, क्या स्कोर है हमारे के। जैकी बंसल फेरवानी, अच्छा मिस्टर नमन आपका 4 हैं, सौरभ खटाना भाई 5 पर हैं, इंजीनियर संदीप भाई 5 पर हैं, मोना शर्मा हमारी बहन 4 स्कोर है, वरुण यादव 5 है, निकिता सैन 3 है, प्रीतम कनौजिया 4 है। बहुत स्वागत है। तो शुरू करें थम्स अप के साथ में। और साथ ही आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य आमतौर पर तरंगम के साथ में संपन्न होता है, जिसके बाद में तरंगन स्टेप को किया जाता है? तो तरंगम होता है किसमें? कुचिपुड़ी में। और कुचिपुड़ी के साथ ही आपका स्टेट का मैंने आपको बताया था, आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? कुचिपुड़ी भैया जी आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का, याद रख लेना। जो कुचिपुड़ी है इसमें क्या होता है, किसकी? पीतल की तस्तरी में होता है। किसकी? ब्रास की प्लेट में होता है। पीतल की तस्तरी में, पीतल की प्लेट में होता है, पीतल की तस्तरी में, ठीक है, पीतल की तस्तरी में। और यहाँ पर याद रख लेना, एक प्रतियोगिता होती है यहाँ पर, जल चित्रम। जल चित्रम, जल चित्रम नृत्य किसको बोलते हैं? क्या बोलोगे? जल चित्रम नृत्य में क्या होता है, नर्तक अपने पैर के अंगूठे से सतह पर क्या बनाता है? चित्र बनाता है। किससे बनाता है चित्र? पैर के अंगूठे से। जल चित्रम में, जल चित्रम का संबंध एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जल चित्रम का संबंध किससे है आपका? तो आंसर आएगा कुचिपुड़ी से है, कुचिपुड़ी से उसका संबंध है। मुझे बताओ कुचिपुड़ी के संस्थापक कौन है? हु इज द फाउंडर ऑफ कुचिपुड़ी? सारी बातें सिर्फ कुचिपुड़ी की। इसके जो आपका साथी फाउंडर हैं वो हैं सिद्धेंद्र योगी। क्या नाम है उनका? सिद्धेंद्र योगी हैं। और सिद्धेंद्र योगी ने एक नाटक लिखा है, उस नाटक का क्या नाम है? इनका जो नाटक है वो है भामाकल्पम। कौन सा क्या इनका नाटक है? भामाकल्पम साथी। कौन सा है? भामाकल्पम इनका नाटक है। अगर हम पूछे यहाँ पर, अगर आपसे पूछ ले जो नर्तक होता है उसको क्या कहते हैं? नर्तक को कहते हैं यहाँ पर आपका क्या? भागवतालु। क्या कहा जाता है? भागवतालु कहा जाता है, भागवतालु कहा जाता है। और जो वो हवा में कला मार के दिखाता है, एक्रोबेट्स इन एयर, हवाई करतब को क्या कहते हैं? इसमें जो साथी आपका हवाई करतब होते हैं, पूछेगा कुचिपुड़ी में जो हवाई करतब होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है कावुत्तम। क्या कहा जाता है उसको भैया? कावुत्तम कहा जाता है, कावुत्तम।
इसमें एक शब्द होता है मंडूक शब्दम, पूछेगा मंडूक शब्दम का संबंध किससे, कुचिपुड़ी से। और मंडूक शब्दम किसकी कहानी होती है, ए स्टोरी ऑफ फ्रॉग होती है, स्टोरी ऑफ फ्रॉग अर्थात मेंढक की कहानी होती है, किसकी, स्टोरी ऑफ फ्रॉग यानी कि आपका मेंढक की कहानी होती है। मुझे बताओ आपका कुचिपुड़ी में जो साथी मेल आर्टिस्ट होता है उसकी ड्रेस को क्या कहा जाता है, इसमें जो पोशाक होती है उसको क्या कहते हैं, बोलो। इसमें जो साथी आपका पुरुषों की जो ड्रेस होती है, जो पोशाक होती है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है बगलबंदी। क्या बोलोगे, बगलबंदी कहा जाता है, बगलबंदी कहा जाता है। इसमें जो कहानियां होती हैं वो किसकी होती हैं, इसमें जो स्टोरीज होती हैं वो किसकी होती हैं, स्टोरीज होती हैं यहाँ पर भागवत और पुराण की। क्या बोलोगे, भागवत और पुराण की कहानियां होती हैं, पुराण की। अब मैं आपसे पूछूंगा कुचिपुड़ी की मसाल किसको कहा जाता है, टॉर्च ऑफ कुचिपुड़ी किस डांसर को कहा जाता है, कुचिपुड़ी की मसाल किनको कहा जाता है, तो वो है भैया आपका यामिनी कृष्णमूर्ति। और सबसे चर्चित नाम है इसका यामिनी कृष्णमूर्ति है, यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति सबसे इंपॉर्टेंट है, पद्म विभूषण इनका 2016 का। इनकी बुक कौन मुझको बताएगा कि यामिनी कृष्णमूर्ति ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी के लिए कौन सी पुस्तक लिखी है, तो उनकी किताब का नाम साथी जो बता दे वही विजेता है क्लास का। तो उनका नाम है पैशन फॉर डांस। क्या है, ए पैशन फॉर डांस। और एक अनाउंसमेंट करते हुए मुझे खुशी हो रही है आप सब लोगों के लिए, ठीक है। मैंने अभी सोचा था उसको आज ही, तो हम ये सोच रहे हैं कि जब हम आपको 30 सेट कंप्लीट करा देंगे, ये 30 सेट, इसका एक भी अक्षर आपको भूलना नहीं है। और 30 सेट के बाद में आपका जो पार्टिकुलर होगा, मान के चलो हिस्ट्री है, क्योंकि आप सबके जब एग्ज़ाम आएंगे तो उस समय पे आपका रिवीजन रिवीजन कैसे हो, फिर हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया आपका, ज्योग्राफी हो गया आपका, ठीक है, ज्योग्राफी हो गया, साइंस आपका हो गया, साइंस हो गया साथ ही आपका, और स्टैटिक जीके हो गया। इन सब की मैं सोच रहा हूँ आप सबके लिए एक एक मैराथन मैं करा दूँ। तो एक बार खुशी के साथ में चीयर अप करना कि आपके एग्जाम से पहले आपको मिल जाएंगी साथी, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे, एक वो क्लास एट ए टाइम पे, उस टाइम पे। ऐसा तो नहीं होगा ना आप 30 प्रैक्टिस सेट को तो मैं ये समझूंगा इनका फैक्ट तो आप रिवाइज कर लें, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट वाइज आपको वो मिल जाए, और उसमें हम करेंगे आपका लगभग 200 क्वेश्चन के आसपास, ठीक है। ऐसा नहीं कि 50 क्वेश्चन में सब कुछ, 200 क्वेश्चन कम से कम चाहिए होंगे, और अच्छे से हम फिर उसको कवर कर लेंगे, ओके। और जैसे भी प्लानिंग होगी आपको बता दिया जाए, ठीक है। तो याद रखेंगे इसको, ये सब क्या है, हमारा कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी के बारे में है आगे। द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी एजेंसी बनाई गई थी, संयुक्त राष्ट्र ने एजेंसी बनाई थी इन सब के लिए साथी आपका यूनिसेफ। क्या बोलोगे, यूनिसेफ। कब बना था यूनिसेफ, तो 11 दिसंबर 1946 को बना। इसका हेडक्वार्टर बताओ साथी कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है भैया न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म बोले तो लिखें कॉपी पे, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड। ई होता था उसका इमरजेंसी अर्थ होता था, उसको हटा दिया गया। अर्थात क्या बोलेंगे अभी, सॉरी, यूनाइटेड नेशंस, पूरा नाम लिखें सारे लोग, फुल फॉर्म पूछी जाती है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड। क्या होगा, चिल्ड्रंस फंड होगा। इमरजेंसी शब्द को हटा दिया गया, इमरजेंसी शब्द को हटा दिया गया। मुझे बताओ यूनिसेफ की जो वर्तमान में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, सीईओ है, वो कौन है, तो वो है कैथरीन रसेल। कौन है, कैथरीन रसेल है, कैथरीन रसेल है आपका। और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, अब की बार जो 2025 में, बोलेंगे फटाफट से, इंडिया की जो आपका नेशनल एम्बेसडर थी, नेशनल एम्बेसडर ऑफ इंडिया यूनिसेफ की तरफ से, यानी कि राष्ट्रीय राजदूत, वो कौन थी 2025 में, यूनिसेफ की राष्ट्रीय राजदूत यानी कि नेशनल एम्बेसडर कौन थी भारतीय, बोलेंगे जी वो थी आपकी करीना कपूर। कौन, करीना कपूर थी, ये बात आपको याद रख लेनी है, करीना कपूर। अगर हम आपसे पूछें यूथ एम्बेसडर कौन थी आपका, यूनिसेफ का पहला पहला जो साथी आपका यूथ एम्बेसडर रही वो कौन थी, यूनिसेफ की पहली आपका यूथ एम्बेसडर जो रही वो थी आपका हिमा दास। हिमा दास कौन सा स्पोर्ट खेलती हैं और किस स्टेट से संबंध रखती हैं, ये आपको बताना है। ये साथी आपको बताना है कि हिमा दास कौन से खेल से संबंध है। भारत की एक स्प्रिंटर हैं, यानी कि साथी आपका क्या है, वो आपका जो किसको क्या बोलते हैं, स्प्रिंट दौड़, यानी कि आपका तेज दौड़ में वो शामिल हैं। बहुत बढ़िया, रनिंग से हैं भैया, रनिंग से हैं, और असम से उनका संबंध है। आप सब की पीठ में थपथपाता हूँ जब मैं ये कहूँ, तो आप महसूस कर लिया करो
हाँ, हमने आपकी पीठ को हकीकत में थपथपाया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में रेलवे लाइनों की लंबाई किलोमीटर में सबसे अधिक है? जहाँ पर साथी रेलवे लाइन सबसे ज़्यादा बिछी हुई है, तो रेलवे लाइन सबसे ज़्यादा बिछी हुई है आपकी यूपी में। कहाँ पर बिछी हुई है? यूपी में बनी हुई है। अच्छा मुझे बताओ, जो साथी दुनिया में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, सबसे बड़ा जो रेल नेटवर्क है वो किस देश का है? सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किस देश का है? तो आप कहेंगे यूएसए का है। और फिर भारत का नेटवर्क कौन से स्थान पे आता है? भारत कौन से स्थान पे आता है? भारत आता है फोर्थ पे। मुझे बताओ, भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? सबसे बड़ा जो रेलवे स्टेशन है इंडिया का, वो कौन सा है? तो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है हमारा कौन सा? हावड़ा। हावड़ा, जिसमें 23 प्लेटफॉर्म आते हैं आपका वेस्ट बंगाल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे बड़ा जंक्शन कौन सा है रेलवे का? बाहर सबसे, क्या बोल देंगे? सबसे बड़ा जंक्शन कौन सा है? बताओ जी। सबसे बड़ा जंक्शन है भैया आपका मथुरा। कौन सा बोलोगे? मथुरा। अब मैं आपसे पूछूं, पहली भारत की रेल किस वर्ष में चली थी? पहली भारतीय रेल। फटाफट से आंसर आया, और परफेक्ट आंसर आना चाहिए। छोटा से छोटा आंसर सोचा करो। पहली पहली जो साथी रेल चली थी, वो चली थी आपका कब? 1853 में। कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से थाने चली थी। लेकिन पूछ ले, पहली इलेक्ट्रिक रेल कब चली थी भारत की? बताओ जी। भारत की पहली इलेक्ट्रिक रेल कब चली थी? तो इलेक्ट्रिक रेल पहली चली थी आपका साथी कब? 1925 में। क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत में गेज कितने प्रकार के होते हैं? भारत में जो गेज होते हैं, यानी पटरियों की चौड़ाई कितनी होती है? दोनों पटरियों के बीच का जो स्थान है, यानी कि ये पटरी, इसके बीच का जो स्थल है, इसको बोला जाता है गेज। तो भारत में 4 तरह के गेज होते हैं। कितनी तरह के? भारत में 4 तरह के गेज चलते हैं, जिसमें पहला गेज होता है आपका ब्रॉड गेज, यानी कि बड़ी लाइन है, ब्रॉड गेज होता है। और ब्रॉड गेज में जो लंबाई होती है वो होती है 1676 mm बोले तो आपका 167 सेंटीमीटर हो जाएगी। 67 यानी कि 5 फुट, 5.5 फुट के आसपास बनेगा आपका। तो यहाँ पर आपका दूसरा जो गेज होता है उसको बोलते हैं हम मीटर गेज। वो पूरे 1 मीटर का होता है। मीटर गेज आपका होता है साथी, क्या बोलेंगे? वो 1000 mm का होता है। 1000 mm बोले तो आपका 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर हो जाएगा। तीसरा होता है आपका स्टैंडर्ड गेज। कौन सा? स्टैंडर्ड गेज होता है। और स्टैंडर्ड गेज में चौड़ाई होती है 1435 mm। कितनी? 1435 mm होती है। और सबसे छोटा जो पहाड़ियों में आपका कौन सा चलता है? नैरो गेज चलता है। क्या? नैरो गेज चलता है। और नैरो गेज होता है आपका 762 mm। क्या बोलोगे? 762 mm होता है। ठीक है। अब हम पूछेंगे आपसे, भारत में जो सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? बताएंगे दोस्त। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? या हमारा क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, क्या सबसे लंबी जो ट्रेन चलती है वो बताओ। सबसे लंबी दूरी की ट्रेन, सबसे लंबी दूरी कौन सी ट्रेन आपका जाती है? ट्रेन, क्या बोलोगे? ट्रेन बोले तो आपका ट्रेन रेलगाड़ी। तो कौन सी जाती है भैया? बताएं फटाफट से। वो जाती है भैया डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी जाती है। डिब्रूगढ़ कहाँ पड़ता है आपका? भैया ये असम में पड़ता है। और कन्याकुमारी कहाँ पर है? वो तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? यानी कि असम से तमिलनाडु तक जाती है। और कितनी दूरी तय करती है? 4286 किलोमीटर तय करती है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है साथी आपका विवेक एक्सप्रेस। क्या बोलोगे? विवेक एक्सप्रेस इसका नाम है, याद रख लें। ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? सबसे लंबी जो साथी रेल टनल है वो कौन सी है? सबसे लंबी जो रेल सुरंग है वो कौन सी है? तो सबसे लंबी रेल सुरंग नाम आता है आपका पीर पंजाल या बनिहाल। क्या बोलोगे? पीर पंजाल या बनिहाल का नाम आता है, जो कि 11.215 किलोमीटर की है। और इसकी लंबाई बहुत परीक्षाओं में बहुत बार पूछी जाती है। कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। मुझे बताओ, पहली भारतीय रेलगाड़ी जिसमें साथी इंजन नहीं है, इंजन रहित रेलगाड़ी कौन सी है जिसमें इंजन नहीं है? फटाफट से आंसर आ जाए। इंजन रहित रेलगाड़ी कौन सी है? इंजन रहित। फटाफट से परफेक्ट सा आंसर आए एकदम से, तभी हम आगे बढ़ेंगे। भैया दिखाएं दिखाएं दिखाएं। वंदे भारत, कमाल कमाल कमाल। वंदे भारत, वंदे भारत, वंदे भारत। वेरी गुड। आगे आए भैया। इसकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी भैया? टेलीग्राम चैनल ऊपर लिंक है आपका बना हुआ, क्लास के बाद में इसको ज्वाइन कर लेना। ये लिंक आपको यहीं मिलेगा, यहाँ पीडीएफ मिल जाएगी।
प्रतिष्ठित ग्रेमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु प्रदान किया जाता है? ग्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और कब स्थापित हुआ था? पहली बार बताएंगे 4 मई 1959 को। किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो याद रख लेना, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। इसी का नाम क्या है साथी? इसी का ग्रामोफोन अवार्ड, इसी को बोलते हैं ग्रामोफोन अवार्ड। यानी कि ग्रैमी तो एक छोटा नाम है। किस भाषा के लिए दिया जाता है? इंग्लिश म्यूजिक के लिए दिया जाता है। किसके लिए? इंग्लिश म्यूजिक के लिए दिया जाता है। और भारत को कौन पहले भारतीय हैं जिनको ग्रैमी मिला? पहले भारतीय कौन है ग्रैमी पाने वाले? पहले भारतीय ग्रैमी पाने वाले, फर्स्ट इंडियन हु गॉट ग्रैमी 1967-8 में किसने पाया था? वो है पंडित रविशंकर। और पंडित रविशंकर किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से संबंधित है? बताइए। पंडित रविशंकर भैया सितार से संबंधित हैं, हाँ या ना? तो इनकी एक एल्बम कौन सी थी जिसको ये मिला था? इनकी एल्बम का नाम है वेस्ट वेस्ट मीट्स मीट्स ईस्ट, यानी पश्चिम का पूर्व से मिलन, पश्चिम का पूर्व से मिलन। मैं पूछूं पहली महिला कौन है? पहली महिला ग्रैमी पाने वाली, पहली महिला जिनको ग्रैमी मिला है वो है तन्वी शाह। कौन? तन्वी शाह। किस ईयर में मिला था आपका? 2010 में। और नाम इनका है किस एल्बम के लिए? जय हो एल्बम के लिए। किसके लिए? जय हो के लिए मिला है, जय हो के लिए। ठीक है, जय हो के लिए इनको मिला है। 2024 में कितने भारतीयों को मिला ग्रैमी? बताइए। 2024 में कितने भारतीयों को मिला? 2024 में 5 इंडियन है, 5 इंडियन है जिनको साथी आपका ग्रैमी या ग्रामोफोन अवार्ड मिला। उनका संबंध मैं आपसे जानना चाहूँगा, बहुत चर्चित नाम है भारत के। जैसे पहले इसमें थे जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन जी से क्वेश्चन आना तय है क्योंकि हाल ही में इनका निधन हुआ है साथी। बोलेंगे कुछ और बात नहीं, कमेंट सेक्शन पर कम ध्यान, कॉपी पेन पर ज़्यादा ध्यान। कमेंट सिर्फ वो साथी करना जो पहले बहुत तैयारी कर चुके हैं, जिनके चीगे फिंगर टिप्स हैं। जो भी नकलची है, दूसरे का कमेंट देख के कमेंट करता, आज ही बंद कर दो और कॉपी पेन पे फोकस कर लो, और एक दिन तुम भी इन्हीं छात्रों के साथ में खड़े होगे, देखना। जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? वो साथी आपका तबला से है, तबला से है। दूसरा आपका राकेश चौरसिया का संबंध किससे है? राकेश चौरसिया का, राकेश चौरसिया का संबंध किससे है आपका? तो वो है बांसुरी से। किससे है? चौरसिया जितने भी हैं वो सब किससे? बांसुरी से। गणेश राजगोपालन को मिला, गणेश राजगोपालन को मिला, इनका संबंध किससे है? तो गणेश राजगोपालन का संबंध है आपका वायलिन से। किससे है? वायलिन से इनका संबंध है। चौथा नाम पूछेगा, सेल्वा गणेश का संबंध किससे है? सेल्वा गणेश का संबंध किससे है? तो सेल्वा गणेश का संबंध है आपका ताल वादन से। किससे? ताल वादन से। और शंकर महादेवन बताना किससे संबंध रखते हैं? शंकर महादेवन, इनको भी मिला इस बार। तो शंकर महादेवन का संबंध है आपका गायन से, यानी सिंगिंग से इनका संबंध है। किससे? सिंगिंग से इनका साथी रिलेशन है, सिंगिंग से। 2011 में भारत की जनगणना का कितना प्रतिशत मुस्लिम धर्म से संबंधित था? जनगणना हुई, कितने प्रतिशत मुस्लिम थे हमारे देश में? तो बोलेंगे 14.2%, 14.2%। ठीक है, यानी ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है, सबसे बड़ा जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो कौन सा है? यानी माइनॉरिटीज, किसी एक धर्म, सबसे ज़्यादा कौन से धर्म के लोग हैं हमारे यहाँ? हिंदू धर्म के लोग हैं। और इसके अलावा बाकी भी जितने लोग हैं वो सब अल्पसंख्यक हैं। तो अल्पसंख्यकों में सबसे ज़्यादा मेजोरिटी किसकी है? तो वो है आपका मुस्लिम धर्म की। अगर मैं पूछूँ हिंदू कितने थे, हिंदुओं की संख्या कितनी थी? तो वो 79.8% थी, यानी 96 करोड़ के करीब थे। ईसाइयों की पूछे संख्या कितनी है हमारे देश में? अन्य धर्मों की याद रखना 2.3% है। सिखों से भी ज़्यादा है हमारे देश में ईसाई। सिखों की अगर हम बात करते हैं तो वो 1.7% है। बौद्धों की बात करें तो फिर 1% कम हो जाते हैं, अर्थात 0.7% हो जाते हैं। जिन्होंने अपना धर्म ही नहीं बताया, बताओ, धर्म नहीं बताया, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपना धर्म नहीं बताया, यानी वो किसी भी धर्म का पालन नहीं करते? तो वो 0.2% लोग। ठीक है, अब हम पूछेंगे आपसे, ध्यान से देखना। 2001 में, 2001 से 2011 तक जो आपका पॉपुलेशन, क्या बोलोगे?
पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है, पॉपुलेशन ग्रोथ इसको जरूर लिखना, पॉपुलेशन ग्रोथ यानी कि हम कहेंगे इसमें जो जनसंख्या वृद्धि हुई है 2001 से 2011 तक, तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन बढ़े, मुस्लिम बढ़े हैं। इसमें कितने मुस्लिम जनसंख्या बढ़ी है और मुस्लिमों की वृद्धि हुई है 24.6%। वहीं हिंदुओं की कितनी वृद्धि हुई है आपका, तो हिंदू जनसंख्या बढ़ी है 16.8%, 16.8%। ये बात याद रख लेना, क्योंकि इसी बार अगर आपने देखा होगा सीजीएल मेंस में यही क्वेश्चन पूछा गया कि 2001 से 2011 के दौरान हिंदू जनसंख्या कितने प्रतिशत बढ़ी है, तो कितनी बढ़ी है 16.8%। उससे पहले बढ़े थे हम 1991 से 2001 के दौरान, वो 19.8% हम बढ़े थे। मुझे बताओ सर्वाधिक साक्षर धर्म कौन सा है भारत में, सर्वाधिक साक्षर धर्म, सबसे ज्यादा लिटरेट रिलीजन कौन सा है, क्या बोलेंगे, सर्वाधिक साक्षर धर्म है भारत में जैन धर्म। क्या बोलोगे, जैन धर्म सबसे ज़्यादा साक्षर है, इस धर्म के लोग सबसे ज़्यादा शिक्षित हैं। और उनका अगर हम बात करें आपका कितना है 94.9%, 94.9%। सबसे कम साक्षर धर्म कौन सा है भारत में बताओ, सबसे कम किस धर्म के लोग सबसे कम साक्षर हैं, तो वो मुस्लिम धर्म है। कौन सा है, वो मुस्लिम धर्म है, ठीक है, मुस्लिम धर्म है। और यहाँ पर जो साक्षरता है वो कितनी है, वो 68.5% है, 68। मुझे बताओ सर्वाधिक हिंदू किस राज्य में रहते हैं प्रतिशत में, संख्या में तो यूपी में, अगर बात करें सर्वाधिक संख्या हिंदुओं की, किसकी, सर्वाधिक संख्या हिंदू प्रतिशत में, किसमें, प्रतिशत में, तो वो है आपका हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। और यहाँ पर 95% 95% के आसपास हिंदू यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ सबसे सबसे कम हिंदू किस राज्य में रहते हैं, सबसे कम हिंदू किस राज्य में है भारत के, सबसे कम हिंदू हैं भारत के आपका मिजोरम में। कहाँ पर, मिजोरम में है, ओनली 2% के आसपास रहते हैं, ठीक है, 2.75%, 3% रहते, कितना, 2.75% रहते हैं। विश्व का दूसरा सबसे पुराना क्रिकेट क्लब भारत में है, तो दूसरा सबसे पुराना क्रिकेट क्लब भारत में है और कहाँ पर स्थित है, दूसरा क्रिकेट क्लब है आपका कोलकाता में, जो बना था 1792 में। अगर मैं पूछूं फिर अगर वो दूसरा सबसे है तो फिर पहला भी होगा, तो पहला क्रिकेट क्लब कौन सा है दुनिया का, बताओ पहला क्रिकेट क्लब कौन सा है दुनिया का, तो पहला क्रिकेट क्लब है साथी आपका दुनिया का, वो है आपका इससे 5 वर्ष पहले का, यानी कि 1787 का, 1787 का। इसका नाम है मैरी लोबेन, क्या नाम है, मैरी लोबेन नाम है, मैरी लोबेन क्रिकेट क्लब, एमसीसी बोलते हैं इसको, मैरी लोबेन क्रिकेट क्लब अर्थात एमसीसी इसको कहा जाता है, एमसीसी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है आपका लंदन में। कहाँ पर, लंदन में। इसका लंदन में कौन सा मैदान है जिसमें आपने 1983 का क्रिकेट का वर्ल्ड कप मुझे बताया था, बताओ 1983 का वर्ल्ड कप आपने बताया, कौन सा मैदान है, गजब तरीके से उत्तर आ जाए कि भैया 1983 का वर्ल्ड कप हमने जहां पर जीता था, मजा आ जाएगा आंसर में। लॉर्ड्स है भैया, लॉर्ड्स है, लॉर्ड्स लॉर्ड्स लॉर्ड्स, बहुत कमाल बात है। क्रिकेट की एक ट्रॉफी बताओ मुझे, क्रिकेट क्लब जैसे भारत में, बोलो रणजी की शुरुआत कब हुई थी, रणजी ट्रॉफी जानते हैं सारे लोग, थम्स अप कर दिया करो, पूरी कक्षा थम्स अप करके बताओ एक बार, उत्साह उत्साह पहुंचे। रणजी ट्रॉफी कब शुरू हुई थी, याद रखना 1934-35 में इसका पहला सेशन हुआ था। नाम किसके पे, महाराजा रणजीत सिंह के नाम पर है, ठीक है। कितनी टीम है रणजी ट्रॉफी में टोटल, इसमें टीम है वर्तमान में आपका 38 टीम। और अभी रणजी ट्रॉफी में 2024-25 वाले सेशन के लिए कौन विनर रहा है बताना, 2024-25 में विनर कौन रहा है, यानी कि विजेता कौन रहा, तो इसमें विजेता रहा है विदर्भ, जिसके कैप्टन थे आपका अक्षय। और रनर अप कौन रहा है, यानी उप विजेता कौन रहा है, उप विजेता कौन रहा है इसमें, तो वो रहा है केरला, केरला। मुझे बताएं साथी इसमें आप कि रणजी ट्रॉफी को सबसे ज़्यादा बार किस टीम ने जीता है, तो रणजी ट्रॉफी को सबसे ज़्यादा बार जीता है मुंबई ने। क्या बोलोगे, सबसे ज़्यादा बार, सबसे ज़्यादा बार मुंबई ने जीता है, किसने, आपका मुंबई ने जीता है। कितनी बार जीता मुंबई ने इसको, 42 टाइम्स भैया, 42 बार इसको जीत रखा है, 42 बार। तो आसान से क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे बताओ रणजी में सबसे ज़्यादा रन किस खिलाड़ी के हैं, रणजी में सबसे ज़्यादा रन, तो याद रखना वसीम जाफर के हैं। और रणजी में पूछे सबसे ज़्यादा विकेट किसके हैं, तो वो हैं आपका राजेंद्र गोयल के, किसके हैं, राजेंद्र गोयल के हैं, राजेंद्र गोयल के हैं। आगे आएंगे। ऐतिहासिक उपन्यास द किंग विदिन के लेखक कौन है, कृष्णा सोबती नहीं भैया, कृष्णा सोबती की बुक का नाम है जिंदगी नामा, कभी मत भूलना, जिंदगी नामा।
ठीक है, जिंदगी नामा इनकी बुक है। इंदु सुंदरन की किताब है क्या ये आपका? नहीं जी, द माउंटेन ऑफ लाइट बुक है इनकी। क्या बोलोगे? द माउंटेन ऑफ लाइट, द माउंटेन ऑफ लाइट। और ये वो किताबें हैं जो एसएससी बार बार रिपीट करता है साथी, बार बार रिपीट करता है। नंदिनी सेनगुप्त है क्या? हाँ जी, द किंग विद इन है नंदिनी सेनगुप्त। उर्वशी बुटालिया हम नहीं जानते। मुझे बताओ इंडी 101 किसने बुक लिखी है जो बहुत चर्चित रही? इंडी 101 ये है ऋतिका नयन की बुक। किसकी है? ऋतिका नयन की बुक है इंडी 101। इंडी 101। दूसरी मुझे बताओ द म्यूजिक रूम किसकी बुक है? द म्यूजिक रूम, द म्यूजिक रूम साथी किसकी बुक है? तो वो है नमिता की बुक। किसकी? नमिता देवी दयाल की बुक। ये है नमिता देवी दयाल की बुक है, नमिता देवी दयाल की बुक है। आपसे हम पूछेंगे द ब्लू वुमेन किसकी बुक है? द ब्लू वुमेन किसकी बुक है? तो द ब्लू वुमेन बुक है आपका अनुकृति की। किसकी? अनुकृति उपाध्याय की किताब है। किसकी है? अनुकृति उपाध्याय की किताब है साथी। हम आपसे पूछेंगे यहाँ पर बताना बर्न्ट शुगर किसकी है? बर्न्ट शुगर, ये महिला लेखिकाएं हैं जो बहुत चर्चित हैं। बर्न्ट शुगर है आपका अवनी दोषी की बुक। किसकी है? अवनी दोषी की बुक का नाम है बर्न्ट शुगर। बर्न्ट शुगर। माई लाइफ एज ए कॉमरेड किसने लिखी है बताओ? माई लाइफ एज ए कॉमरेड, माई लाइफ एज ए कॉमरेड ये किसने लिखी है? तो के सैलजा ने लिखी है। किसने लिखी है? के सैलजा ने इस बुक को लिखा है। के सैलजा ने साथी इस बुक को लिखा है। कोर्टिंग इंडिया किसकी बुक है? बोलो। कोर्टिंग इंडिया लिखना भैया इसको। कोर्टिंग इंडिया ये नंदिनी दास की बुक है। क्या बोलेंगे? नंदिनी दास की बुक है कोर्टिंग इंडिया। लॉकडाउन लिरिक्स किसने लिखी बताओ? लॉकडाउन लिरिक्स किसने लिखी है? तो लॉकडाउन लिरिक्स लिखी है साथी आपका संयुक्ता दास ने। संयुक्ता दास ने लिखी है लॉकडाउन लिरिक्स। अगर हम आपसे पूछे प्लेस कोल्ड होम किसने लिखी है? प्लेस कोल्ड होम ये किसने लिखी है? तो प्रीति सेनॉय की बुक है। किसकी है? प्रीति सेनॉय की बुक है। प्रीति सेनॉय की बुक है। व्हेन आई हिट यू किसकी किताब है बताओ? व्हेन आई हिट यू ये किसकी किताब है? व्हेन आई हिट यू ये है साथी आपकी मीना कंडास्वामी की। मीना कंडास्वामी की बुक है व्हेन आई हिट यू। ओके, ये आपको पता होनी चाहिए। ये आज के टाइम की सबसे चर्चित किताबें हैं, सबसे महत्वपूर्ण बुक्स हैं आज के टाइम की। ठीक है, आगे आएंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मौलिक अधिकारों में से एक नहीं है? जो 6 मौलिक अधिकारों में से एक नहीं है। क्या समानता का अधिकार है? राइट टू इक्वलिटी है? जी भैया, आर्टिकल 14 से 18 है। 14 से 18 है। विरोध का अधिकार, राइट टू प्रोटेस्ट, ये मौलिक अधिकार नहीं है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। जी भैया, ये बिल्कुल है। आर्टिकल 23 से 24 है। कब से? 23 से 24 तक है आपका। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार बताओ, इसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? तो ये आता है आर्टिकल 25 से 28। बच कौन सा गया देखो बीच में? तो बीच में बच गया आपका 19 से 22 तक। ये कौन से अधिकार है बताना? आर्टिकल 19 से 22 तक कौन से आते हैं? तो 19 से 22 तक आते हैं आपका राइट टू लिबर्टी, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार आता है। किसका? स्वतंत्रता का अधिकार आता है। अच्छा, 29 और 30 में क्या बताया गया है बताओ? जो आर्टिकल 29 से 30 है, इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताए गए हैं भैया आपका अल्पसंख्यकों के, जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं हमारा, उनके अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, यानी कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट ऑफ माइनॉरिटीज़। सांस्कृतिक और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट ऑफ माइनॉरिटीज़, यानी कि सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार किसके? अल्पसंख्यकों के। और जो आर्टिकल 31 है वो है क्या? उसमें क्या है बताओ? आर्टिकल 31 क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। क्या होता था आर्टिकल 31 में बताओ जरा? तो इसमें होता था भैया राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति का अधिकार। तो ये मौलिक अधिकार है अभी क्या? संपत्ति का अधिकार, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी क्या अभी फंडामेंटल राइट है? फंडामेंटल राइट है क्या राइट टू प्रॉपर्टी? आप कहेंगे नहीं, राइट टू प्रॉपर्टी अभी नहीं है। तो इसको कब खत्म कर दिया गया था? इसके लिए हुआ था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में। और इसको क्या बना दिया गया था? एक आपका इसको साथी बना दिया गया था एक कानूनी अधिकार। और किस आर्टिकल में रख दिया गया था इसको? आर्टिकल 300 ए में रख दिया गया था। किसमें? आर्टिकल 300 ए में रख दिया गया था।
तो 31 तो है नहीं। आर्टिकल 32 में क्या है आपका, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ओके, बोलेंगे जी। आपने नायक बैच से कितने लोगों ने जो पॉलिटी पढ़ी है वो क्वेश्चन आसानी से कर पाते हैं, हाँ या ना, बताओ। आप कहेंगे हाँ जी। अच्छा मुझे बताओ, आर्टिकल 32 में कितनी रिट होती हैं? आर्टिकल 32 में कितनी रिट होती हैं, ये सब साथियों को बता। तो कितनी रिट होती हैं भाई साहब? तो आप कहेंगे भैया उसमें 5 रिट होती हैं, 5 रिट होती हैं। बहुत कमाल, आगे आएंगे। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा दिया गया है। समानता का अधिकार कौन कौन से अनुच्छेद है वो? तो आप कहेंगे भैया 5 अनुच्छेद वो हो जाएंगे आपके कौन कौन से, जो 14 से 18 तक हैं, 14 से 18 तक है, ठीक है। अब मुझे सबको बताते चलो, एक बार रिवाइज जरूर किया करो, बेशक आप जानते हो। आर्टिकल 14 क्या है? ये क्या होता है? विधि के समक्ष समानता है। क्या बोलोगे? विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता को बताया गया। इसमें 2 चीजें आती हैं साथी, कौन कौन सी? एक तो आता है विधि, विधि जो साथी आता है, विधि की समता की बात आती है, विधि की समता की बात आती है, यानी उसके लिए सब बराबर हैं, यानी कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ। ये हमने किस देश से लिया है? इक्वलिटी बिफोर द लॉ को हमने लिया है ब्रिटेन से, ब्रिटेन से। और विधि के समान संरक्षण की बात करें, विधि के समान संरक्षण ये किससे लिया गया है? विधि के समान संरक्षण, इसको हम बोलेंगे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को हमने कहाँ से लिया है? तो ये हमने लिया है यूएसए से। यानी एकमात्र आर्टिकल ऐसा है जो 2 देशों से लिया गया है, और वो 2 देश कौन कौन से हैं? ब्रिटेन और यूएसए हैं। कौन कौन से हैं? ब्रिटेन और यूएसए हैं। थम्स अप करके बता दो, आर्टिकल 15 आप जानते हैं? आर्टिकल 15 आप जानते हो? एक क्वेश्चन पूछेंगे बस। आर्टिकल 15 में क्या है? किसी का कोई भी रिलीजन हो, कोई भी उसकी जाति हो, धर्म जाति, चाहे उसका आपका कोई भी मूल वंश हो, मूल वंश मतलब कहीं भी उसका जन्म हुआ हो, आपका धर्म जाति मूल वंश हो गया, आपका धर्म जाति मूल वंश, कोई भी उसका जेंडर हो, लिंग हो, चाहे कोई भी उसका बर्थ प्लेस हो, कोई भी उसका जन्म स्थान हो, इसके आधार पर क्या होगा? कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। तो इसी आर्टिकल 15 में एक बात आती है आपका, दुकान, होटल और मनोरंजन स्थल पर किसी को रोका नहीं जाएगा, ठीक है, धर्म के आधार पर, जाति, मूल वंश, लिंग के आधार पर। धर्म और होटल की बात आर्टिकल के किस सबसेक्शन में की गई है? तो क्या बोलेंगे भैया? एक सार्वजनिक स्थल, पब्लिक प्लेस की बात किस में की गई है? सार्वजनिक स्थल की बात किस में की गई है? सार्वजनिक स्थल की बात। तो दुकान, होटल की बात की गई है 15A में। पब्लिक प्लेस की बात की गई है आपका 15 के बी में। क्या बोलोगे? 15 के बी में बात की गई है। अच्छा, ईडब्ल्यूएस की बात बताओ, इसमें इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस की बात कहाँ पर की गई है? तो वो की गई है आपका साथी एफ में। क्या बोलोगे? 15 के एफ में की गई है, 15 के एफ में। और जो हमारा कॉलेजेस वगैरह में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जो आपका एंट्री होता है, वो किस में बात की गई है? वो ई में बात की गई, वो ई में बात की गई है। आर्टिकल 16 सारे लोग जानते हैं, बताओ। आर्टिकल 16 क्या होगा? ये बात करता है लोक नियोजन की, किसकी? लोक नियोजन की, ठीक है, लोक नियोजन की बात करता है। आर्टिकल 17 में किसकी बात की गई है, बताओ? अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी अर्थात अस्पृश्यता का अंत होगा, छुआछूत का क्या होगा? अंत होगा। और आर्टिकल 18 में क्या बताया गया है आपका? उपाधियों का अंत। क्या बताया गया है? उपाधियों का अंत, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत होगा। क्या होगा? उपाधियों का अंत होगा, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मूवी आई थी साथी आर्टिकल 15, उसके एक्टर और डायरेक्टर बताओ कौन है? आर्टिकल 15 जो मूवी आई थी उसके एक्टर और डायरेक्टर कौन है? एक्टर बताओ उसके। एक्टर थे उसमें आयुष्मान खुराना। आप जरूर देखना इस मूवी को जब आपको समय मिले, ठीक है, आयुष्मान खुराना। और आपका इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे? क्या बोलेंगे? इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे? वो थे अनुभव सिन्हा। क्या बोलोगे? अनुभव, अनुभव सिन्हा इसके डायरेक्टर थे। कौन थे? अनुभव सिन्हा। ये हमको पता होना चाहिए, अनुभव सिन्हा थे। इनमें से क्या भारत के संविधान में स्वतंत्रता अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है? जो साथी स्वतंत्रता अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं आता। वाक या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये 19A में बताई गई है। हाँ जी भैया। राज्य क्षेत्र में, यानी कि आप टेरिटरी में कहीं भी साथी फ्रीली मूव कर सकते हो। हाँ भैया, ये 19 के डी में बताया गया है। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी धर्म को बढ़ावा देना नहीं, ये नहीं कर सकते। शांतिपूर्व इकट्ठा होने की बात, भैया कट्टा पट्टा लेके इकट्ठा नहीं होगे, पता चला पिस्टल विस्टल लेके चले गए, ऐसे नहीं। क्या बोलेंगे? ये तो पाकिस्तान में लेके जाएंगे हम। कहाँ चलेंगे बताओ? अपने साथ कौन कौन चलेगा?
पीछे पीछे चलना, देख लेना। 19C की बात करें, अभी तो वैसे गई हुई है, हम अपनी सेना, हमारी सेना सारा काम करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बोलेंगे 19C में, तो ए में क्या बोला, कुछ भी बोल सकते हैं। अब जब आप कुछ भी बोल दोगे, कुछ भी बोल दोगे, कुछ कोई अधिकार है आपको, यानी कि आपको बोला गया भैया अधिकार है अभिव्यक्ति का, तो क्या बोला अभिव्यक्ति का अधिकार कैसे है, वो शांतिपूर्वक है, शांतिपूर्वक है। अब आप शांतिपूर्वक और कुछ भी बोल रहे हो तो आप बना लोगे एक संघ, यानी एक एसोसिएशन आप बना सकते हैं कि क्या, एसोसिएशन आप बना सकते हैं, कोई संघ आप बना सकते हैं। अच्छा मुझे बताओ, संघ में क्या सहकारी समिति आती है? हाँ जी। तो सहकारी समितियों की स्थापना के लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? बोलो जी फटाफट से। कॉपरेटिव्स की स्थापना के लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था? ये बात याद रख लेना। क्या बोलोगे इसमें? आपका साथी जो क्या बोलेंगे, सहकारी समिति होती हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, सहकारी समिति होती हैं, उनके लिए प्रावधान हुआ था 77वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 2011 में हुआ। ठीक है, आपने संघ बनाया, तो संघ बना के आपने क्या बोला, आप कहीं भी घूम रहे हो, जा करके कहीं भी घूम रहे हो, तो वो आपका क्या हो गया, फ्रीली मूव ई में। और ई में क्या है, डी में सॉरी, ई में क्या आएगा आपका, ई में अब आप कहीं भी घूमते घूमते थक जाओगे तो निवास करोगे, यानी कि रेजिडेंस की बात किस में की गई है, आप देश में कहीं भी बस सकते हैं, ई में। 19 के एफ को खत्म कर दिया गया, सबको पता होना चाहिए। क्या बोलेंगे 44वें संविधान संशोधन से, और फिर आया 19 का जी। इसमें क्या है, आप अपनी लाइवलीहुड के लिए कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, आजीविका के लिए कोई भी व्यापार, कोई भी ऑक्यूपेशन आप चुन सकते हो, कोई भी ऑक्यूपेशन चुन सकते हो, कोई भी ऑक्यूपेशन। तो ऑक्यूपेशन की बात किस में है साथी, आपका बताएंगे। तो वो बात की गई है आपका, क्या बोलेंगे, वो बात की गई है आपका, सारे लोग बताएंगे फटाफट से, सबका आंसर होगा क्या बोले, सॉरी 77वां नहीं, 97वां संविधान संशोधन। क्या बोलोगे, 97वां संविधान संशोधन जो कि 2011 का था। आगे आएंगे भैया। कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित? जो जीवन और व्यक्तिगत, आपका 31 तो खत्म ही हो गया, तो क्या बोलेंगे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये है आर्टिकल 21 में। और क्या क्या आता है 21 में, बताना फटाफट से। 21 में भैया आपका क्या निजता का अधिकार आता है, इसमें राइट टू प्राइवेसी इसमें आता है, राइट टू प्राइवेसी इसमें आता है। हाँ जी, आप अपनी मनपसंद शादी जिस किसी से भी आप चाहते हो, बोले भैया अपनी पसंद का आर्टिकल तो ये है, मनपसंद शादी। ऐसा नहीं कि तुम्हारा मन कर रहा है और सामने वाली का मन नहीं है, या तुम्हारा मन कर रहा है या सामने वाले का मन नहीं है, तब नहीं कर सकते। मनपसंद का मतलब है दोनों के मन की पसंद होनी चाहिए, दोनों के मन का। मनपसंद शादी की बात अगर हम करें आपसे, या स्वच्छ पर्यावरण की बात आपसे करें, स्वच्छ पर्यावरण की, स्वच्छ जल की बात करें आपसे, ठीक है, निशुल्क सहायता की बात करें, कानूनी, क्या बोलोगे, निशुल्क कानूनी सहायता की बात करें आपसे, कोई भी कानूनी एड है आपका, तो ये सब किस में है, 21 में है। अगर हम बात करें साथ ही इसमें आर्टिकल 21A में क्या है, आर्टिकल 21A में क्या है, तो यहाँ पर आप कहोगे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा की बात है। क्या बोलोगे, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा की बात है। और ये कब किया गया था, आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ये किया गया था। और इसी के लिए फिर क्या बोलेंगे, आगे लाया गया था आपका RTE एक्ट। RTE एक्ट किस वर्ष का RTE एक्ट, तो आप बोलेंगे ये 2009 का है। आरटीई का फुल फॉर्म लिखिए सारे लोग। आरटीई क्या होता है, राइट टू एजुकेशन। क्या बोलोगे, ये दो एक्ट है साथी, क्या बोलोगे, राइट टू एजुकेशन। और राइट टू एजुकेशन का मतलब क्या है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ये आपका लागू कब हुआ था, ये लागू हुआ था आपका 1 अप्रैल 2010 को। कब, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। जैसे हम आरटीआई की बात करें, जो आर्टिकल 19 के 1 के ए में आता है, राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन ये क्या है बताओ, ये सूचना का अधिकार अधिनियम है, सूचना का अधिकार अधिनियम। और आरटीआई ये कब का है, 2005 का है, ठीक है, 12 अक्टूबर 2005 को ये लागू हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। तो हमने बोला 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, और कहाँ पर बताया गया है, तो याद रख लेना ये 11वां मौलिक कर्तव्य भी है, ये 11th फंडामेंटल ड्यूटी भी है। क्या है ये, 11वां मौलिक कर्तव्य भी है, और ये आपका मौलिक अधिकार भी है, और ये साथ ही आपका डीपीएसपी भी है। डीपीएसपी में लेकिन 6 से 14 वर्ष तक का नहीं आता, वो आता है 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का भी तो कोई ख्याल रखेगा। तो 0 से 6 वर्ष तक के लिए वो डीपीएसपी हो जाता है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाते हैं। और जैसे ये किस आर्टिकल में बात की गई है बताओ, 0 से 6 वर्ष तक की बात किस आर्टिकल में की गई है, तो आप कहेंगे भैया ये आर्टिकल 45 है। जब आप इस तरह आंसर देते हैं तो हमें लगता है कि आपके अंदर जान है, कुछ जान।
अच्छा, आर्टिकल 22 में बताना क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन है। कुछ दशाओं में क्या बोलोगे, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी में संरक्षण, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी में जो संरक्षण मिलेगा आपको, गिरफ्तारी में संरक्षण को बताया गया है, अर्थात प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, नजरबंदी को बताया गया है। आर्टिकल 20 में क्या है साथी आपका, 20 में है अपराधों के दो सिद्धि में संरक्षण, यानी कि आपको अपना अपराध जो है उसकी दो सिद्धि में संरक्षण मिलेगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका एक तो आर्टिकल 20 का सबसेक्शन 2 और एक आर्टिकल 20 का सबसेक्शन 3, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। 20 का 2 क्या कहता है, आर्टिकल का 20 का 2 कहता है आपसे कि दोहरी क्षति से संरक्षण आपको मिलेगा, यानी कि दोहरी क्षति से संरक्षण समझते हैं, थम्स अप करके बताएं, क्या बोलोगे, राइट अगेंस्ट डबल जेओपार्डी, यानी एक ही अपराध के लिए आपको बार बार सजा नहीं दी जाएगी, एक बार सजा मिलेगी उसके एक अपराध के लिए, ठीक है, दोहरी क्षति से, यानी कि क्या बोलेंगे, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जेओपार्डी। एक आता है 20 में 30 में आता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन, क्या बोलोगे, सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी किसी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए उसको बाध्य, स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए उसको क्या बोलेंगे, खिलाफ गवाही, कोई भी उसको टेस्टिमनी के लिए क्या बोलेंगे, बाध्य नहीं किया जाएगा या उसको माना ही नहीं जाएगा। क्योंकि पुलिस क्या करती थी, डंडे लगा करके आपसे बोलेगी, आज के बाद आपसे थाने में जाए ना और पुलिस बोले इस कागज पे लिख दो, तुम बोलोगे भैया मुझको तो सजा हो जाएगी, वो तुमको 4 डंडे और मारेगा, बोले लिख इस पे, ये लिख इस पे, आप उस पर लिख देना, ठीक है, आप एक भी डंडा बोलना, अच्छा पुलिस अंकल जी आप कह रहे हो मैं दोषी हूँ, ठीक है मैं दोषी हूँ, मैं लिख देता हूँ अभी, आप लिख दो उस कागज पे जा करके, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में वो कोर्ट में लेके जाएंगे आपको, तो कोर्ट में आप तुरंत मना कर दो, कोर्ट में आप तुरंत मना कर दो जाके, जी मुझे पता है ये दबाव में लिखवाया गया है, क्योंकि अगर आपसे जो लिखवाया गया ना वो आपके खिलाफ गवाही के लिए आपको बाध्य नहीं कर सकता है। और जज साहब को बाद में बता दो जी मुझे टॉर्चर और कर रहे थे, अब ये मुझे जा करके वापस से पीटेंगे, पुलिस वाले भी डरेंगे कि वापस अगर इसको हम रिमांड पर ले भी लेंगे, पहली बात तो बहुत बड़े स्तर पे जब अधिक आपका क्रिमिनल होते तभी रिमांड पर लिया जाता है, फिर भी अगर ले लिया तो वापस जा करके फिर आपके लिए, इसीलिए तो बोलते हैं संविधान का कीमत है, कोर्ट का कीमत है, तो फिर वापस से जाकर उसके खिलाफ कार्रवाई करिए कि भाई हमको इस प्रताड़ित किया है। वैसे डरिए मत उनसे, गलत अधिकारियों से कभी मत डरिए, उनसे भिड़िए, उनके सामने खड़े होइए और अपनी बात को कहना सीखिए, घबराना नहीं है। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, बोलेंगे 1857, चर्चिल था क्या, चर्चिल था वर्ल्ड वॉर 2 के समय, ये कब था, वर्ल्ड वॉर 2 कब से कब तक हुआ भैया, 1939 से 45 तक हुआ है वर्ल्ड वॉर 2, तो इस समय था पार्मस्टन, आपका पार्मस्टन। इटली कब था, जब भारत स्वतंत्र हुआ, याद रख लेना, भारत की स्वतंत्रता के समय कौन था, भारत जब स्वतंत्र हुआ, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ 1857 में जब विद्रोह हुआ तो उस समय पर भारत में गवर्नर जनरल हुआ करता था, हाँ जी भैया, गवर्नर जनरल कौन था, तो इसमें गवर्नर जनरल था आपका क्या बोलेंगे, कैनिंग। और फिर अंग्रेज सरकार क्या लेके आई थी, 1858 का एक्ट लेके आई थी। 1858 के एक्ट से क्या कर दिया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म करके किसका शासन आ गया था, क्राउन का, अर्थात ताज का शासन शुरू हो गया था। और ताज के शासन शुरू होते ही कैनिंग को क्या बना दिया गया था, कैनिंग को बना दिया गया था आपका वायसराय। तो भारत का पहला वायसराय कौन बना था, ये कैनिंग बना था। इसी ने तो आपका 1 नवंबर 1858 को महारानी का पत्र पढ़ा था, किसका, महारानी का पत्र इसने किस जगह पर पढ़ा था बताओ, महारानी का पत्र पढ़ा था इसने, महारानी कौन थी, विक्टोरिया, और उसका पत्र पढ़ा था इसने कहाँ पर, आपका इलाहाबाद में, बहुत पूछा जाता है, इलाहाबाद में, अर्थात क्या बोलेंगे, इसने पत्र पढ़ा यहाँ पर। और इसी 1858 के एक्ट से क्या बनाया गया था, एक भारत में आपका क्या बोलेंगे, आपका एक भारत में राज्य सचिव का पद बनाया गया था, स्टेट सेक्रेटरी बनाया गया था। राज्य सचिव कौन था भारत का पहला, बताना, जैसे आपने वायसराय बताया कैनिंग था, तो भारत का पहला राज्य सचिव कौन था, तो वो स्टैनली था, कौन था, स्टैनली भारत का पहला राज्य सचिव बना था। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन पूछेंगे 1857 की जो क्रांति हुई थी वो कहाँ से शुरू हुई थी, बताओ। 1857 की जो क्रांति थी, 1857 की क्रांति, रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, तो याद रख लेना ये शुरू हुआ था भैया आपका कहाँ से, 10 मई 1857 से। और 10 मई 1857 कहाँ से शुरू हुआ था ये आपका, तो हम कहेंगे वो शुरू हुआ आपका मेरठ से, कहाँ से, मेरठ से शुरू हुआ था, ये हमको पता होना चाहिए, मेरठ से। लेकिन इससे पहले भी एक घटना हुई थी, इससे पहले एक घटना हुई थी आपका मंगल पांडे कहाँ पर सिपाही थे बताओ, जिन्होंने, साथी आप जानते हो ना, मंगल पांडे जी ने क्या किया था,
जो कारतूस बने थे गाय की और आपका सुअर की चर्बी से जो आपका कारतूस बने थे, उनको मुंह से खोलना पड़ता था, क्योंकि एक राइफल आई थी उस समय पे, इनफील्ड राइफल, और इनफील्ड राइफल थी 7.62 mm की, तो उसमें कार्ट्रिज आपका मुंह से खोलने पड़ते थे, तो उन्होंने मना कर दिया। तो मंगल पांडे कहाँ पर थे? आपका 34वीं इन्फेंट्री में थे। इन्फेंट्री बोले तो पैदल सेना, क्या इन्फेंट्री बोले तो पैदल सेना, और ये कहाँ की थी? बैरकपुर, वेस्ट बंगाल की एक छावनी थी, क्या बोलोगे? ये बैरकपुर छावनी में थे, बैरकपुर छावनी में थे। और यहीं पर इन्होंने विद्रोह कब किया था बताओ? इन्होंने जो साथी अपोज किया था वो किया था 29 मार्च 1857 को, और वहाँ पे जो लेफ्टिनेंट बाग उसको गोली मार दी गई। तो मंगल पांडे जी को फांसी कब दी गई थी ये बताएं आप, सब लोगों की तरफ से डेट आनी चाहिए और एक नारा आना चाहिए, मंगल पांडे जिंदाबाद। मंगल पांडे जिंदाबाद की यूट्यूब को भी लगे कि कहीं पे मंगल पांडे लिखा गया एक साथ लगातार। तो मंगल पांडे जिंदाबाद, ये फांसी हुई उनको 8 अप्रैल को, ये आपको पता रहना चाहिए, है ना, हमेशा। और मुख्य क्रांति कहाँ से शुरू होगी? वो मेरठ से। निम्नलिखित स्थानों पर 1857 की विद्रोह के आरंभ का सही क्रम लिखिए। सही क्रम क्या होगा बताएंगे जी? तो क्या बोलेंगे? कानपुर में, लखनऊ में, इलाहाबाद में। पहले, सबसे पहले 4 जून को, क्या बोलोगे? 4 जून को 1857, 4 जून को हुआ। नेक्स्ट डे कानपुर 5 जून, क्या बोलोगे? 5 जून को आपका कानपुर। और इलाहाबाद हुआ आपका 6 जून को, क्या बोलोगे? 6 जून 1857 को, ठीक है, 6 जून को। 2-1-3 हो जाएगा, क्या बोलेंगे? 2-1-3 हो जाएगा, 2-1-3 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे याद रख लेना। अच्छा, जो लोग मेरठ से चले थे वो दिल्ली कब पहुंचे? मेरठ से कब चले? आपका 10 मई 1857 को। जो भीड़ यहाँ से चली आपका, वो कब पहुंची? आपका दिल्ली कब पहुंच गए थे लोग? बोले दिल्ली में कब हुआ था विद्रोह? वो हुआ था 11 मई को, नेक्स्ट डे पहुंच गई थी भीड़, पैदल पैदल, 11 मई 1857 को, ठीक है। और आपका बस ये 2 याद रखें, ठीक है, दो दो याद रख लेने यहाँ पर, दोनों को याद रखें। अच्छा, जो दिल्ली भीड़ गई इसका दमन किसने किया था? अच्छा, कुछ दमन करता याद रखो 1857 के, जिन्होंने सप्रेस किया था हमारे इस रिवॉल्यूशन को। तो दमनकर्ता दिल्ली में कौन था बताओ? दिल्ली में दमनकर्ता कौन था? तो दिल्ली में दमनकर्ता था आपका निकोलसन और हडसन। कौन था? निकोलसन और हडसन। जब झांसी की रानी लड़ रही थी, झांसी की रानी लड़ रही थी, झांसी की रानी, उन्होंने क्या कहा था? मैं झांसी नहीं दूंगी। तो वहां पे कौन थे दमन करने वाले? वो थे हीरोज। कौन थे? हीरोज थे आपका। इलाहाबाद में किसने दमन किया था बताओ? अभी हम नेता पूछेंगे आपसे इन सब जगह के। इलाहाबाद में दमन किया था आपका कर्नल नील ने, क्या बोलोगे? नील ने। और कानपुर में विद्रोह को किसने दबाया था? कानपुर में, लखनऊ में, दोनों जगह एक ही थे, कानपुर और लखनऊ में। ये था आपका कैंपबेल, क्या बोलोगे? ये आपका कैंपबेल था, ये पूछे जाते हैं दोस्त, याद रख लेना, कैंपबेल था। तो क्या बन जाएगा? 2-1-3 हमारा बन जाएगा। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, और किसके मुंह हमने सुनी कहानी थी? बुंदेलो हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेलो हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। और ये कविता को किसने लिखा है ये आपको बताना है। बताओ जी भैया, किसने लिखी है ये? बुंदेलो हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, तो किसने लिखी है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने। 1857 में किस नेता के सिर पर 50,000 रुपए का इनाम था? तो वो कौन है? आपका फैजाबाद के मौलवी थे, फैजाबाद के मौलवी थे आपका, ठीक है, फैजाबाद के मौलवी थे, ठीक है। क्या नाम था इनका, कोई बता सकता है क्या नाम था इनका? तो क्या बोलेंगे भैया? सब लोगों की तरफ से आंसर आए, फैजाबाद के मौलवी थे, लेकिन क्या नाम था इनका? नाम कौन बता सकता है? तो हम जान जाएंगे जबरदस्त तरीके से कि वो हीरो है आपका। कौन था भैया बताएं फटाफट से। अहमदुल्ला, 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 अहमदुल्ला। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, ठीक है भैया। 10 मई 1857 होगा मेरठ। हाँ, 10 मई बताया ना हमने, हमने कुछ और बता दिया आपको। 10 मई तो बताया, 10 मई होगा, हाँ ठीक है। मेरठ से दिल्ली पहुंची वो डेट बताई हमने आपको। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बताओ मुझे। जो लोग मेरठ से चले थे किसने प्रोत्साहित किए थे? तो मेरठ में थे आपका बाबा धन सिंह गुर्जर। कौन थे? बाबा धन सिंह कोतवाल थे। बाबा धन सिंह कोतवाल गुर्जर थे यहाँ पर, जिन्होंने भीड़ को यहाँ से भेजा। धन सिंह कोतवाल गुर्जर थे आपका। और दूसरे व्यक्ति कौन थे यहाँ पर मेरठ में आपका? वो थे कदम सिंह गुर्जर। कौन बोलोगे? कदम सिंह गुर्जर थे 1857 की क्रांति में, जो बागपत बड़ौत में संभाल कर रहे थे आपका कमान को। मेरठ से आगे बागपत और बड़ौत में कौन थे? तो यहाँ पर थे बाबा शाहमल जाट। कौन थे? बाबा शाहमल जाट थे आपका, जो भीड़ को आगे अगुवाई कर रहे थे आपका दिल्ली की तरफ। क्या बोलोगे? बाबा शाहमल चौधरी, बाबा शाहमल जाट थे आपका, ठीक है।
असम में मुझे बताओ नेतृत्व किसने किया, असम में बताओ फटाफट से। असम में नेतृत्व किया मनीराम सिंह ने, किसने, मनीराम ने। और एक थे यहाँ पर आपका कंदर्पेश्वर, क्या बोलोगे, कंदर्पेश्वर थे आपका मनीराम के साथ में। अच्छा मुझे बताओ दिल्ली में कौन था आपका, दिल्ली में एक तो अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर था, जो 1837 से 57 तक था। और इसकी जो कमांड संभाल रहा था वो कौन था, ईस्ट इंडिया कंपनी में ही था पहले तो वो, और फिर बाद में इधर आ गया था बख्त खां, कौन, बख्त खां। झांसी में कौन थी साथी बताओ, झांसी में कौन थी, तो झांसी में थी रानी लक्ष्मीबाई, कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई। कहाँ पर समाधि है इनकी बताना, रानी लक्ष्मीबाई लड़ते लड़ते साथी शहादत को प्राप्त हुई। तो रानी लक्ष्मीबाई याद रख लेना, 17 जून 1858 को इनकी डेथ हुई थी, 1858 को इनकी मृत्यु हुई। और इनकी जो समाधि है वो कहाँ पर है आपका, फूलबाग में है, कहाँ पर, फूलबाग में। फूलबाग कहाँ पर है, वो ग्वालियर में है, एमपी में। कहाँ पर है, ग्वालियर एमपी में स्थित है आपका, ठीक है, ग्वालियर एमपी में। मुझे बताओ बरेली में कौन आपका कमान संभाल रहे थे, तो बरेली में कमान संभाल रहे थे आपका खान बहादुर खान, कौन, खान बहादुर खान, खान बहादुर खान संभाल रहे थे। लखनऊ में बताओ दोस्त कौन, लखनऊ में थी महक परी, कौन बोलोगे, लखनऊ में थी महक परी, जिनका नाम है बेगम हजरत महल, क्या, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। क्या बोलते थे इनको, महक परी बोलते थे, महक परी, ठीक है। क्योंकि इनका पुत्र बहुत छोटा था जिसका नाम था बिरजिस कादिर, क्या बोलोगे, बिरजिस कादिर, उसकी संरक्षिका ये थी आपका, उसकी संरक्षिका थी। नेक्स्ट है, 1857 की घटना के बारे में यह किसने कहा था कि यह सैनिक विद्रोह से बहुत बड़ा था किंतु एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम था। तो ये आपका स्टेटमेंट है स्टैनले वॉलपर्ट का, आपका स्टैनले वॉलपर्ट का। एसएस सेन ने इसको कहा है एक सिपाही विद्रोह, यानी कि एक म्यूटिनी रेबेलियन इसको कहा है। म्यूटिनी रेबेलियन किसने कहा है, एक सिपाही विद्रोह इसको कहा एसएस सेन ने, एसएस सेन ने। आरसी मजूमदार, इसने क्या है, ऑफिशियल हिस्ट्री लिखी थी। तो इन्होंने तो एक बात कह दी थी ना तो ये प्रथम था, ना राष्ट्रीय था, और ना ही ये स्वतंत्रता संग्राम था, और ना ही ये आपका स्वतंत्रता, ना ही ये आपका स्वतंत्रता संग्राम था, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, ठीक है। क्या बोलोगे, इन्होंने एक जो बुक लिखी थी उस बुक का क्या नाम था, इनकी बुक का नाम था एन एडवांस्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया। एन एडवांस्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखी है एडवांस्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखी है, एडवांस हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखी है। एक ये स्टेटमेंट किसके आया था कि ये तो धर्मांध थे, हम हिंदुओं को इन्होंने कह दिया था धर्मांध। ये तो धर्मांधों का ईसाइयों के खिलाफ, जितने भी देश में हिंदू और मुसलमान चल रहे थे ना, ईसाइयों के विरुद्ध एक युद्ध कहा था। इन्होंने कहा था हिंदू मुस्लिम ये तो धर्मांध व्यक्ति हैं और ये ईसाइयों के खिलाफ लड़ रहे हैं, यानी कि रिलीजियस फैनेटिक्स हैं, रिलीजियस फैनेटिक्स अगेंस्ट क्रिश्चियंस हैं। ये कहा था आपका E.R. रीज ने, किसने, E.R. रीज ने कहा था। और ऐसे ही एक व्यक्ति हुआ था टी आर होम्स ने कहा था कि ये बर्बरता और सभ्यता के बीच में युद्ध है, यानी कि ये बार्बरिज्म और सिविलाइजेशन के बीच का एक वॉर है। ये किसने कहा था, बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध, बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध किसने कह दिया था, सभ्यता के बीच युद्ध। अच्छा 1857 की क्रांति का प्रतीक बताओ क्या था, या क्या बोलेंगे, वॉर अगेंस्ट बार्बरिज्म एंड सिविलाइजेशन। ये कहा था टी.आर. होम्स ने, किसने, टी.आर. होम्स ने इसको कहा था, टी.आर. होम्स ने। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसको वी.डी. सावरकर भी मानते हैं, वी.डी. सावरकर भी मानते हैं। अच्छा इसका प्रतीक बताओ, 1857 की क्रांति का प्रतीक साइन क्या था, कमल और रोटी था, क्या था, कमल और रोटी, कमल और रोटी था, कमल और रोटी था, ठीक है। नेक्स्ट है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, सिंधु नदी का नाम आते ही भारत माता की जय के साथ में गूंज जाना चाहिए सारा वातावरण। बोलो भी फटाफट से। हिमालय श्रृंखला में है ये, काराकोरम श्रृंखला में है, हिंदू कुश श्रृंखला में है सिंधु नदी, या फिर कैलाश श्रृंखला में। क्वेश्चन आएगा इस बार एग्जाम में सिंधु नदी से, क्या बोलेंगे, कैलाश श्रृंखला में है आपका सिंधु नदी। मुझे बताओ साथी इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं और इसका उद्गम कहाँ से होता है। उद्गम है कैलाश श्रृंखला में, क्या बोलोगे। ये जो आपका हिमनद है वो क्या है, बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है, बोखरचू ग्लेशियर से ये निकलती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी सहायक नदियों में किस किस का नाम आता है, जास्कर है आपका, क्या बोलोगे, जास्कर है आपका। इसकी सहायक नदी में आपका गोमल नाम आ जाता है, गोमल,
द्रास किसकी सहायक नदी है? इसी की है। आपसे पूछे साथी श्योक, श्योक किसकी सहायक नदी है? इसी सहायक नदी है। ठीक है, मुझे बताओ जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी है, ये आपका कहाँ पर गिरती है? सिंधु नदी कहाँ पर गिरती है? तो क्या बोलेंगे? अरब सागर में गिरती है। एक और नदी का नाम बताओ जो अरब सागर में गिरती हो, तो क्या बोलेंगे भैया? एक और नदी साबरमती हो गई, नर्मदा ताप्ती हो गई। तो पानी कहाँ पर गिराती है? अरब सागर में। मुझे बताओ अभी सिंधु समझौता सबने पढ़ा? सिंधु सिंधु समझौता सबने पढ़ा? अभी रिसेंट में भारत सरकार ने उसको तोड़ दिया। बताओ किस डेट में भारत सरकार ने उसको तोड़ा और किस डेट में वो हुआ था? तो जो सिंधु समझौता हुआ है साथी, वो हुआ है हमारा कब? 19 सितंबर 1960 को। इन दो के बीच में हुआ था। इसमें नेहरू जी जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे, नेहरू पीएम, एंड बीच में उधर कौन था? आपका अयूब खान। अयूब खान कौन से देश की तरफ से था? ये आपका राष्ट्रपति था वहाँ का, कहाँ का? पाकिस्तान का। और मध्यस्थता किसने की थी? वेस्ट आपका क्या बोलेंगे, ओ सॉरी, वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता में, वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता कह दीजिए, वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता कह दीजिए, वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से ये आपका हुआ था। लेकिन कभी भी पूछे सिंधु समझौता लागू कब हुआ था? क्या 19 सितंबर 1960 को लागू हो गया था? आप कहेंगे नहीं भैया, ये 12 जनवरी 1961 को लागू हुआ था। 12 जनवरी 1961 को लागू हुआ था। इसमें क्या हुआ था? जो पूर्वी नदी हैं, जितनी भी पूर्वी नदी हैं, उनका पानी दिया गया था भारत को। बताओ कौन सी 3 नदियां हैं जिनका पानी भारत को दिया गया? और जितनी भी पश्चिमी यानी कि वेस्ट की जो रिवर्स हैं, जो पश्चिमी नदी हैं, उनका पानी दिया गया पाकिस्तान को। तो पूर्वी नदी से मतलब है रावी, व्यास और सतलुज। कौन कौन सी? रावी है आपका, व्यास और सतलुज। यानी इन तीनों का कितना पानी भारत इस्तेमाल कर सकता है? 80% पानी भारत इस्तेमाल कर सकता है। 80% पानी भारत इस्तेमाल कर सकता है। और 20% कौन करेगा? पाकिस्तान। और पश्चिमी 3 कौन कौन सी बची? तो सिंधु, सिंधु आपका, झेलम, झेलम, और एक नदी और बची, वो आप बताएं वो कौन सी है? वो चेनाब है, चेनाब है। ठीक है, तो ये आपका सिंधु की ही सहायक नदी है। झेलम, चेनाब, सतलुज, व्यास, रावी, इनको बोला जाता है आपका पंचनद। क्या बोला जाता है इनको? पंचनद कहा जाता है। अभी मुझे बताओ ये जो सिंधु समझौता है, ये रद्द किस डेट को कर दिया गया? ये रद्द कर दिया गया आपका 22 अप्रैल 2025 को। 22 अप्रैल 2025 को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हुआ साथी आपका पहलगांव में अटैक। मुझे बताओ जो पहलगांव पड़ता है जम्मू कश्मीर में, वो किस घाटी में है? तो कौन सी घाटी है? बेसारन घाटी है। कौन सी घाटी है? बेसारन घाटी है। किसमें है? बेसारन, बेसारन वैली में वो स्थित है, बेसारन घाटी में वो स्थित है। घाटी में ये घुसे थे, और हम कहाँ घुसेंगे बताइए? हम घुसेंगे सारे के सारे पाकिस्तान में। और जब इस देश को जरूरत पड़ेगी, तब मैंने पहले भी कहा, और हम सिर्फ कक्षाओं में नहीं कहेंगे, अगर ऐसा समय आता है तो साथी पूरा का पूरा देश, पूरा का पूरा जो देश है, 140 करोड़ लोग पैदल चल देंगे पाकिस्तान की तरफ। और एक बार जबरदस्त तरीके से उत्साहवर्धन करिए भारत माता की जय के साथ में, क्योंकि वीरों के देश साथी भारत की रणभूमि पर खड़े जितने भी मेरे सूरवीर साथी हैं, याद रख लेना, आज सिर्फ युद्ध नहीं है, युद्ध नहीं है, ये सिर्फ ये हमारे सब्र को चुनौती दे रहा है। और अब ये इन पाकिस्तानियों को याद दिलाने का वक्त आ गया है कि ये वही भूमि है जिसने सिकंदर को रोका था। ये वही भूमि है जहां पर जब मुगलों का आतंक होना शुरू हुआ था, जब महाराणा प्रताप ने उस आतंक को रोका था, जहां पर साथी इस देश की रक्षा छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने की थी। और ये वही देश है जहां पर रानी लक्ष्मीबाई, जैसा मैंने अभी पहले भी कहा था, उन्होंने कहा था मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। और ये वही समय आ गया है साथी कि जब हमारे देश के सैनिक ये कहेंगे इस पाकिस्तान की सेना से नजरें मिला करके कि हम अपना 1 इंच भी नहीं देंगे और तुमसे तुम्हारा सारा पाकिस्तान ले लेंगे। आज पाकिस्तान हमारी सरहदों पर साथी नजर डाल रहा है, और हमारा, याद रख लेना, संपूर्ण भारतवर्ष को यह कहना चाहिए कि हम अपना 1 इंच भी नहीं जाने देंगे, इतना सा भी भारत नहीं जाने देंगे, और सारा का सारा पाकिस्तान हम ले लेंगे। क्योंकि दोस्त ये युद्ध हमारी संप्रभुता को ललकार रहा है। और याद रख लेना, हम वो भारत के जवान हैं जो घर में घुसकर जवाब देना जानते हैं। याद रखो, ये वही सेना है जिसने 1965 में तिरंगा लहराया था, ये वही सेना है जिसने 1971 में तिरंगा लहराया
लहराया था। और मेरे दोस्त, ये वही सेना है जिसने 1999 के कारगिल में बर्फीली चोटियों में तिरंगा लहराया था। और ये वही सेना है जिसके बारे में सोच करके इस देश का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। हमें एक बात याद रख लेनी है मेरे दोस्त कि हमारी बंदूक की हर गोली शहीद आजम भगत सिंह जी के नाम से चलेगी। हमारी हर एक चाल नेताजी सुभाष चंद्र बोस के तुम मुझे खून दो के वचन को निभाएगी। और हमारी हर एक जीत साथी गांधी जी की आत्मा को भी शांति देगी। और हम लड़ेंगे, क्योंकि ये सिर्फ जमीन का युद्ध नहीं है मेरे दोस्त, ये सम्मान, स्वाभिमान और सनातन संस्कृति की रक्षा और इस देश की रक्षा का संग्राम है। चलो हम मिल के साथी दिखा देंगे इस दुनिया को कि भारत का सपूत जब रण में उतरता है तो दुश्मनों की बंदूकें, दुश्मनों की गर्दनें झुक जाती हैं और मेरे देश का तिरंगा ऊपर हो जाता है। बोलो भारत माता की जय। सिंधु के नाम पर साथी ये अपना एक जोश है, याद रख लेना, ये हमारा एक समर्थन है हमारी भारतीय सेना को। और इस देश का कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश की सेना को उतना उत्साहवर्धित कर दें कि आपके पीछे आप जिस देश का नेतृत्व कर रहे हैं, 140 करोड़ लोगों का जो आप नेतृत्व कर रहे हैं, इन सब की भावनाएं हर पल आपके साथ हैं। आपके लिए सम्मान था, है और हमेशा रहेगा। निम्न नदियों में से कौन लगभग एक ही बिंदु से उत्सर्जित होती है? कौन एक ही बिंदु से उत्सर्जित होती है बताएंगे? ब्रह्मपुत्र और गंगा, तापी और व्यास, आपका ब्रह्मपुत्र और इंडस, और आपका इंडस और गंगा जो एक ही जगह से साथी निकलती हो, बताएं जी। तो ब्रह्मपुत्र और इंडस, इंडस किसको बोलते हैं हम? सिंधु को कहते हैं। किसको बोलते हैं हम? सिंधु को कहते हैं साथी। यानी कि ब्रह्मपुत्र और सिंधु एक ही जगह से निकलती हैं, ये बात याद रख लेना। कौन सी झील है वो? कौन सी लेक है? तो वो झील है मानसरोवर। कौन सी? मानसरोवर। सबसे चौड़ी नदी कौन सी है साथी आपका? तो वो ब्रह्मपुत्र है। क्या बोलोगे? ब्रह्मपुत्र सबसे चौड़ी नदी है। सबसे चौड़ी नदी कौन सी है भारत की? वो ब्रह्मपुत्र है। और ब्रह्मपुत्र के अन्य नाम बताओ मुझे फटाफट से, क्या क्या है ब्रह्मपुत्र के अन्य नाम? ये जो दोस्त आप यहाँ खर्च कर रहे हो ना 1.5 घंटा, ये तुमको हीरो बनाएगा, हीरो, देख लेना तुम। ब्रह्मपुत्र के अन्य नाम कौन कौन से? जैसे दिहांग, दिहांग, क्या बोलोगे? दिहांग, दिहांग। अरुणाचल, क्या बोलोगे? अरुणाचल का। आप याद रख लेना, जब कोई एक आदमी खड़ा हुआ था उस मेहनत के लिए, और निरंतर, ऐसे नहीं कि 1 घंटे पढ़ा दिया दिन में, आधे घंटे पढ़ा दिया, 1.5 घंटे पढ़ा दिया। आप अगर मास्टर ढूंढने निकलोगे ना, गुरुजी ढूंढने निकलोगे, ठीक है, निरंतर घंटा वाले, कितने घंटे से कितने घंटे तक नॉन स्टॉप। ऐसा नहीं है कभी कभार मैराथन हुई तो तुम उनको बताना, हमारे गुरुजी की रोज मैराथन रहती है, रोज 4, 5, 6 घंटे निरंतर कंटिन्यूअस बेसिस के हैं, डेली। ऐसा नहीं कि 1 घंटा सुबह पढ़ा दिया, 1 घंटा रात को पढ़ा दिया, ठीक है। बोलो जी फटाफट से। तो दिहांग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और आपका जमुना, जमुना नाम कहाँ पर बोलते हैं इसको? जमुना बोला जाता है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में। पद्मा किसका नाम है साथी आपका? पद्मा नाम किसका है? पद्मा नाम है आपका गंगा का। किसका? गंगा का। और पद्मा और साथी आपका जमुना जब मिल जाती हैं दोनों, तो क्या बन जाती हैं? तब ये बन जाती हैं मेघना। क्या बन जाती हैं? मेघना। और मेघना कहाँ पर बनती है? बांग्लादेश में बनती है। कहाँ पर? बांग्लादेश में बनती है, बांग्लादेश में। ब्रह्मपुत्र की लंबाई बताओ सारे लोग। ब्रह्मपुत्र नदी की जो साथी लेंथ है, कुल लंबाई कितनी है? तो 2900 किलोमीटर। कितनी है? 2900 किलोमीटर अभी है, 2900 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियों के नाम बताओ 2 के। इसकी जो साथी ट्रिब्यूटरीज हैं, इसकी जो आपका ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं, वो कौन सी हैं? कामेंग भी है, कामेंग। और एसएससी तो आपका याद रख लेना, सहायक नदी आपको पता ही होनी चाहिए। लोहित है, मानस है, मानस। तीस्ता है, तीस्ता, तीस्ता है। धनसिरी है आपका, क्या बोलोगे? धनसिरी है, धनसिरी। सुबनसिरी है आपका, बराक है। और देखो कभी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिलता है, आपको मैं थोड़ा सा गाइड कर दूं, कि जो अटपटा हो। जैसे एक बार सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया, बांग्लादेश में कुल नदियों की संख्या कितनी है? अटपटा क्वेश्चन है। बोलो एक बार सारे लोग थम्स अप करके, भैया कभी भी अड़चन भरा ऐसा प्रश्न होगा, अटपटा क्वेश्चन होगा, वो हमेशा हम एक माइंडसेट के साथ में एग्जाम में जाएंगे। वो छोड़ने लायक क्वेश्चन होता है, वो कभी भी अटेम्प्ट करने वाला क्वेश्चन नहीं होता, और उसको देख करके हम परीक्षा में छोड़ देंगे। हमको वो करना है कि जिसको कोई और कर जाए और हम ना कर पाए, और करने लायक था वो नहीं छूटना चाहिए। सिलेक्शन का राज ये नहीं है। सिलेक्शन से मतलब ये नहीं है कि आपको 100% आउट ऑफ 100% मेरिट बनानी है, नहीं, कोई भी मेरिट नहीं जाती उतना 100% पे।
तो यानी कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो छोड़ने वाला है, जिसको कोई ना कोई, सब छोड़ेंगे ज़्यादातर, लेकिन जो करने वाला है वो आपको कर देना, उसमें आपकी गलतियां नहीं होनी चाहिए, यही आपको सिलेक्शन दिलाता है। ये बात याद रखेंगे। एक साथी ब्रह्मपुत्र से याद आता है, भारत का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड कौन सा है? रिवर आइलैंड कौन सा है? सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है भारत का वो कौन सा है? सबसे बड़ा जो साथी आपका द्वीप है, नदी द्वीप, वो है भैया माजुली। माजुली जो कि कहाँ पर है आपका, किस राज्य में है ये बताओ? ब्रह्मपुत्र नदी पर है आपका, और किस राज्य में है ये? माजुली एक जिला भी घोषित किया गया आपका। तो कहाँ पर घोषित किया गया माजुली जिला? ये भैया असम में है। कहाँ पर? असम में। अगर मैं आपसे पूछूं जो सबसे छोटा रिवर आइलैंड है उसका क्या नाम है? सबसे छोटा, जो सबसे छोटा साथी आपका नदी द्वीप, यानी सबसे छोटा जो रिवर आइलैंड है, सबसे छोटा जो रिवर आइलैंड है उसका नाम क्या है? उमानंद द्वीप है। कौन सा है वो उमानंद द्वीप है साथी, जो आपका, जिसको मयूर द्वीप भी हम कहते हैं। और ये कहाँ पर है? ये भी ब्रह्मपुत्र में, असम में ही है। क्या बोलोगे? ब्रह्मपुत्र असम में ही भैया ये स्थित है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? अभी बताया, गंगा। गंगा की कुल लंबाई लिखो भैया, गंगा की लंबाई लिखो 2525 किलोमीटर। कितनी? 2525 किलोमीटर। कितने स्टेट्स में बहती है गंगा जी? गंगा जी बहती है हमारा 5 स्टेट्स में। कौन से 5 स्टेट्स हैं? बहुत बार पूछा था गंगा जी कहाँ पर नहीं बहती हैं, ऐसे स्टेट का नाम दे देगा तो क्या बोलेंगे? ऊपर तो यूके से शुरू होते हैं, यूके, यूपी हो गया आपका, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। अच्छा मुझे बताओ सबसे बड़ा नदी बेसिन किसका है? सबसे बड़ा जो साथी आपका रिवर बेसिन है, सबसे बड़ा जो नदी बेसिन है वो गंगा जी का ही है। कितना? गंगा जी का ही बेसिन है, जो कि जिसका एरिया आता है आपका 26%, और इसमें जो लोग बसते हैं 43% आबादी इसमें बसती है। क्या बोलोगे? 43% आबादी इसमें बनती है। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? गंगा नदी के लिए जो बेसिन प्राधिकरण बनाया गया था, बेसिन अथॉरिटी बनाई गई थी, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण कब बनाया गया था? बेसिन प्राधिकरण साथी, इसकी स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय, क्या बोलोगे? गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, ये कब बना था आपका? 20 फरवरी 2009 को बना था। 2009 को साथी बना था। और किस एक्ट से बना था? तो वो एक्ट था आपका 1986 का। 1986 में कौन सा प्रसिद्ध एक्ट आया था? तो पर्यावरण अधिनियम आया था। क्या आया था? पर्यावरण अधिनियम आया था। पर्यावरण अधिनियम को और किस नाम से जानते हैं भैया? छाता एक्ट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? छाता एक्ट के नाम से भी जानते हैं। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पर हम पूछेंगे कि गंगा जी को जो राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया वो कब किया गया? गंगा जी को, गंगा जी जो साथी आपका राष्ट्रीय नदी घोषित हुई, राष्ट्रीय नदी घोषित हुई वो कब हुई? राष्ट्रीय नदी घोषित हुई थी साथी आपका कब? 2008 में। 2008 में। तब थे हमारे पीएम आपका कौन थे? मनमोहन सिंह थे। क्या बोलोगे? मनमोहन सिंह थे। एक क्वेश्चन और पूछेंगे आपसे, मुझे बताओ गंगा नदी प्रथम बार मैदानी भाग को स्पर्श कहाँ पर करती है? प्रथम बार जो मैदानी भाग को स्पर्श करती है गंगा जी, वो कहाँ पर करती हैं? तो गंगा जी मैदानी भाग को स्पर्श करती है सबसे पहली बार हरिद्वार में। कहाँ पर? हरिद्वार में भैया करती हैं, हरिद्वार में करती हैं। विष्णु प्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? विष्णु प्रयाग बताएं। विष्णु प्रयाग, देखो ये प्रयाग कितने हैं टोटल? 5 प्रयाग हैं। पांचों को 5 सेकंड में याद कर सकते हैं। कैसे? बस एक याद रख लेना। क्या बोलेंगे? विष्णु प्रयाग जी। तो विष्णु जी के एक इसमें कॉमन नदी होगी पंच प्रयागों में, अलकनंदा। सब जगह क्या होगी? अलकनंदा कॉमन नदी होगी, अलकनंदा। अब जैसे हम आपसे पूछें अलकनंदा और पिंडर, अलकनंदा और पिंडर, जैसे हम पूछें अलकनंदा प्लस मंदाकिनी, अलकनंदा और मंदाकिनी। जैसे हम आपसे पूछें, एक तरफ अलकनंदा कॉमन है, मंदाकिनी, और इधर हो जाएंगे आपका भागीरथी, भागीरथी नदी। इधर हो जाए अलकनंदा प्लस आपका भागीरथी के, कौन सी बची है? नंदाकिनी। कौन सी बच जाएगी? नंदाकिनी बच जाएगी। और एक आपका कौन सी पूछी गई है? वो एक पूछी गई है आपसे अलकनंदा के साथ में आपका धौली गंगा। क्या बोलोगे? धौली गंगा, धौली गंगा। देखो कितना आसान है। अलकनंदा कॉमन है भैया, थम्स अप करें। हाँ एक तरफ का तो याद हो गया भैया। पिंडर, डरता कौन नहीं है? तो याद रख लेना कर्ण, महाभारत में किसी से नहीं डरता, डर नहीं है कोई। तो ये कौन सा प्रयाग हो गया? ये कर्ण प्रयाग में दोनों मिल जाती हैं। मंद, मंदा क्या करना चाहिए हमको? हमेशा गुस्सा, हमेशा मंदा होना चाहिए। गुस्सा बोलते हैं रुद्र, भगवान शिव जी गुस्से का प्रतीक, रुद्र प्रयाग। ठीक है, भोले भी हैं, रुद्र माने गुस्सा भी है, उनका रुद्र रूप भी है। भागीरथी को कौन लेके आए थे? देवताओं से मांग करके, देवताओं से मांग करके लेके आए थे गंगा जी को। ठीक है, भगीरथ लेके आए थे। नंदाकिनी, तो इनका तो नाम ही नंद से, तो भैया नंद प्रयाग, नंद से नंद प्रयाग।
धौली गंगा यानी कि धुलने किसके, विष्णु जी के पैर, गंगा जी वहां पर पैर धुल रही हैं, ठीक है। ये विष्णु प्रयाग है, विष्णु प्रयाग है। हम सब करो भैया, याद रखेंगे हमेशा। तो विष्णु प्रयाग में क्या हो गया, एक तरफ तो अलकनंदा कॉमन ही है, अलकनंदा, और उसके साथ में आपका धौली गंगा है, धौली गंगा। अब मुझे बताओ अलकनंदा का जो उद्गम होता है, अलकनंदा कॉमन है तो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, अलकनंदा का जो ओरिजिन है वो किस हिमनद से होता है, अलकनंदा कहाँ से निकलती है, अलकनंदा निकलती है आपका, कौन सा हिमनद है वो, कौन सा साथी, ग्लेशियर है, हिमनद, हिमनद बोलते हैं ग्लेशियर को जिसके पिघलने से आपका क्या बनता है, पानी बनता है। संतोपथ ग्लेशियर से निकलती है, किससे, संतोपथ ग्लेशियर से अलकनंदा। और अलकनंदा जो है साथी आपका इसी इसी के किनारे है जो बद्रीनाथ धाम है, बद्रीनाथ धाम जानते हो ना, बद्रीनाथ, केदारनाथ भगवान शिव जी के लिए, बद्रीनाथ भगवान विष्णु जी के लिए। अब तुम मुझे बताओ केदारनाथ किस नदी के किनारे है, केदारनाथ इनमें से किस नदी के किनारे है, ये नदी लिखी हुई है 5 आपके सामने, आपको चुनना है, बस नंबर लिखना है इसमें, 1 2 3 4 5 नंबर लिखिए। तो क्या बोलेंगे भैया, जो केदारनाथ है, देखते हैं किसका नंबर ठीक आता है, किसका लकी नंबर है। तो केदारनाथ है आपका मंदाकिनी रिवर के किनारे, तो भैया 2 नंबर पे पर्ची खोल देना, किसकी खुलेगी, खुली किसी की पर्ची, विशाल रस्तोगी जी, विशाल रस्तोगी जी की पर्ची खुल गई है भाई, और इनकी निकलती है इस पर्ची में सतमोला, इनको सतमोला दे दी जाए भाई, आगे आएंगे। वर्ष 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, कितने बैंक थे जिनको नेशनलाइज कर दिया गया था 1969 में, आप मुझे बताएं क्या आधार था उनका, क्या साथी उसका आधार रखा गया था, मतलब कितने से ऊपर के बैंकों को इतनी राशि जिनके पास हो चुकी है उनको नेशनलाइज कर दिया जाए, नेशनलाइज कर दिया जाए। तो कितने थे वो आपका, वो था आपका 14। तुम सतमोला नहीं समझते हो क्या, सतमोला किसको कहते हैं, तो क्या बोलेंगे, ये हुआ था आपका 19 जुलाई 1969 को। मुझे बताओ इस समय पर साथी आपका राष्ट्रपति कौन थे, तो 19 जुलाई 1969 को आपका जब 14th बैंक को नेशनलाइज कर दिया गया, तो इस समय पर आपका राष्ट्रपति कौन थे, पीएम तो इंदिरा गांधी थी, राष्ट्रपति बताओ भैया, पीएम तो इंदिरा गांधी थी, और राष्ट्रपति कौन थे इस समय पर, तो राष्ट्रपति थे आपका वीवी गिरी। और बड़े कमाल की बात है, देखो वीवी गिरी के अगले ही दिन एम हिदायतुल्ला बने थे 20 जुलाई को, एम हिदायतुल्ला अगले ही दिन बन गए थे 20 जुलाई को। तो पीएम इंदिरा गांधी थी, और इसमें जो साथी आपका क्या बोलेंगे, जो जमा राशि बैंकों के पास थी वो कितनी थी, जमा राशि कितना, 50 करोड़ से ज़्यादा जिनके पास में थी उन सभी को नेशनलाइज कर दिया गया। और ऐसे बैंक कितने थे, ऐसे 14 बैंक थे। इस समय पर आरबीआई के गवर्नर कौन थे बताओ, जब 14 बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया, आपका आरबीआई के गवर्नर एल के झा थे, कौन थे, एल के झा, एल के झा। और ये कौन सा जो चौथा आपका 5 ईयर प्लान था, यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना में ये किया गया था, किसमें किया गया था, चौथी पंचवर्षीय योजना में ये किया गया था। आपसे कभी भी पूछे 1969 का जो राष्ट्रीयकरण हुआ वो किस एक्ट के तहत हुआ, तो क्या बोलेंगे, यहाँ पर साथी आपसे पूछे किस एक्ट के तहत हुआ, तो ये एक्ट था 1949 के तहत, किसके, एक्ट 1949 के तहत किया गया। और जो दूसरी बार साथी आपका जो राष्ट्रीयकरण किया गया 6 बैंकों का, वो किस डेट को किया गया था, तो वो 1980 में किया गया। किस डेट को किया गया था, डेट आपको बतानी है, तो वो डेट थी आपका 15 अप्रैल 1980 को, 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों को नेशनलाइज कर दिया गया। और यहाँ पे आपका पीएम कौन थी बताओ, यहाँ पे भी पीएम फिर से इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी थी, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति कौन थे, यहाँ पर जो देश के प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी, कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी, पहले निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति थे, पुरुष हैं ये, महिला मत समझ लेना, नीलम संजीव रेड्डी थे आपका। और जमा राशि कितनी थी इसमें, जमा राशि उधर थी आपका 50 करोड़ प्लस, और यहाँ पर थी आपका 200 करोड़ प्लस से ऊपर के जो भी बैंक थे। रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे, आरबीआई के गवर्नर कौन थे, आरबीआई के गवर्नर थे आपका आईजी पटेल साहब, कौन, आईजी पटेल थे, आईजी पटेल थे। आप मुझे बताओ इसमें कौन सा 5 ईयर प्लान था, ये आपको बताना है। 5 ईयर प्लान कौन सा था, ये किस पंचवर्षीय योजना की बात हम करें, पंचवर्षीय योजना पता होनी चाहिए, 1951 से 56, 56 से 61, 61 से 66, फिर 3 वर्ष रहे, 66, 67, 67, 68, 68, 69, और फिर 69 से 74 रही आपका, फिर 74 से आपका क्या रही थी, 78 रही थी, 78 से 80 का गैप रहा था। तो आपको बताना है ये गैप के दौरान थी या पंचवर्षीय योजना थी, ये आपको बताना है, क्योंकि एक पंचवर्षीय योजना चली 80 से 50। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एनबीएफसी के द्वारा नहीं किया जाता है, पहले एनबीएफसी का फुल फॉर्म लिखो, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें आपका एनबीएफसी का फुल फॉर्म ना पूछा जाता हो। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कौन सी होती है, ये पहली बात तो नॉन बैंकिंग होती हैं, और अगर साथ ही ये नॉन बैंकिंग कंपनियां हैं
फाइनेंशियल कंपनी होती हैं, तो ये आपका क्या करेंगी, आपका ये मांग आधारित यानी एक्सेप्टेड डिमांड बेस्ड डिपॉजिट को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हाँ, ऋण दे सकती हैं, इन्वेस्टमेंट हो सकता है, शेयर एक्वायर कर सकती हैं। और इनका जो एक्ट है आपका, जो इनका रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड करता है वो एक्ट 1956 का, एनबीएफसी एक्ट 1950। निम्नलिखित में से वे भारतीय बैंक के किस नोट के भाग में सांची स्तूप का रूपांकन किया गया है? सांची स्तूप कितने पे है? 200 रुपए के नोट पर है क्या? बोलेंगे जी हाँ जी, सांची स्तूप 200 रुपए के नोट पर है, 900 रुपए के नोट। आप मुझे बताओ सांची जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो सांची आप कहेंगे भैया सांची आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसको यूनेस्को में कब लिस्ट किया गया था? तो यूनेस्को में इसको लिस्ट किया गया 1989 में, 1989। 50 रुपए के नोट पर क्या है भैया? हम्पी। हम्पी साथी, हम्पी के स्मारक कहाँ है? वो कर्नाटका में स्थित हैं। और ये आपका किस कलर का होता है 50 रुपए का नोट? बता सकते हैं क्या आप? फ्लोरोसेंट ब्लू होता है। ये क्या होता है? फ्लोरोसेंट, फ्लोरोसेंट ब्लू कलर का होता है, फ्लोरोसेंट ब्लू। इसका कलर बहुत पूछा जाता है, ठीक है, कलर देख लिया करो नोट का, देखना सारे लोग। 500 किस पर है? लाल किला पर। लाल किले के नोट का रंग क्या है बताना? लाल किले के नोट का रंग है स्टोन ग्रे। क्या है? स्टोन ग्रे कलर है। 100 रुपए का नोट पर क्या है? रानी की वाव। ये किस कलर का है बताओ? रानी की वाव। भैया ये लैवेंडर कलर का है। किसका है? लैवेंडर कलर का है, लैवेंडर कलर का है, लैवेंडर कलर का। ओके, जो 2000 रुपए का नोट था वो। अब एक क्वेश्चन पूछेंगे हम आपसे, मुझे बताओ जो 100 रुपए का नोट है उस पर ब्लीड लाइन कितनी होती है? ब्लीड लाइन ये आपको बताना है। जैसे 10 रुपए का नोट है आपका, 10 रुपए का नोट है, उस पर क्या है? उस पर भैया कोणार्क है, कोणार्क है, जो चॉकलेटी ब्राउन है। क्या है ये आपका चॉकलेटी ब्राउन है, चॉकलेटी ब्राउन, ठीक है, चॉकलेटी ब्राउन कलर का होता है। 20 रुपए के नोट पे किसका साइन है बताओ? 20 रुपए के नोट पर आपका एलोरा का चिन्ह है। आपके पास 20 रुपए का हो तो देखना एलोरा का चिन्ह है, जो क्या है आपका ग्रीनिश येलो कलर का है, ग्रीनिश येलो है इसका 20 रुपए का नोट। ठीक है, मुझे बताएं ब्लीड लाइन पूछी मैंने आपसे, संख्या नहीं आई अभी। अब हम आपसे पूछते हैं, चलो एक बात और, नोट पर कुल भाषाएं कितनी लिखी रहती है? नोट पर भाषा कितनी लिखी रहती है? तो नोट पर जो भाषा होती है वो होती है 15 तो बॉक्स में होती है पीछे उसके, देखना ध्यान से पीछे जो बॉक्स बना था, और 2 होती है हिंदी और इंग्लिश। तो कुल मिलाकर कितनी भाषाएं होती है? तो 17 भाषा हो जाती है। क्या बोलोगे? कुल मिलाकर के 17 भाषा हो जाती है, 17 भाषा। मुझे बताओ जो रुपए का डिजाइन बनाया वो किसने बनाया था? रुपए का डिजाइन किसने बनाया है? तो रुपए का डिजाइन बनाया है डी उदय कुमार ने। किसने? डी उदय कुमार ने बनाया, डी उदय कुमार ने बनाया है। कब बनाया था? 15 जुलाई, 15 जुलाई 2010 को बनाया है। ठीक है, अच्छा आरबीआई का बताओ, आरबीआई का सबसे सबसे बड़ा नोट कौन सा रहा है अब तक? आरबीआई ने कितने रुपए का नोट सबसे बड़ा जारी किया है? सबसे बड़ा नोट तो भैया 10,000 रुपए का नोट भी चलता था। कितने का? 10,000 रुपए का नोट भी चलता था। लेकिन ये 10,000 रुपए का नोट कब बंद हुआ था? 1978 में, जब जनता पार्टी आई थी। कौन? जनता पार्टी। और ये पहली ऐसी पार्टी थी जो कांग्रेसी नहीं थी, जनता पार्टी ने इसको बंद करा दिया था। कभी भी पूछे पहली बार भारत में कौन था जो आपका गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बना था? वो जनता पार्टी से था। क्या नाम था उनका, बता सकते हैं? अच्छा, हमने आपसे पूछा ब्लीड लाइन बताओ, ब्लीड लाइन। ब्लीड लाइन से क्या मतलब होता है? ब्लीड लाइन से मतलब होता है, आप कभी नोट को देखना, और तो इधर किनारे पे क्या है, ऐसी तिरछी लाइन खिंची हुई, ये क्या होती है? ब्लीड लाइन होती है। जैसे 100 रुपये और 200 रुपये के नोट पर आपका ब्लीड लाइन की संख्या होती है 4 4। आपका 500 रुपये के नोट पर ब्लीड लाइन होती है आपका कितनी? 5 होती हैं। 2000 के ऊपर होती थी ये 7 ब्लीड लाइन। क्या होती थी? ब्लीड लाइन होती थी। नोट को देखना ध्यान से, जो कभी नोट हो आपके पास में उसके साइड में तिरछी ऐसी लाइन मिलेंगी, वही ब्लीड लाइन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कितने क्षतिपूर्ति स्तर निर्धारित किए गए हैं? कितने क्षतिपूर्ति स्तर जो है वो निर्धारित किए गए हैं? बोलेंगे अभी फटाफट से, क्या बोलेंगे? 5 क्षतिपूर्ति स्तर है आपका, 4 क्षतिपूर्ति स्तर है, 2 है आपका कंपनसेशन लेवल्स आपका, या फिर 3 है? तो क्या बोलेंगे भैया? 3 है इसमें, 70, 80 एंड 90% है, 90% है। कब शुरू हुई थी ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना? तो ये शुरू हुई थी आपका 18 फरवरी 2016 को। कब? 18 फरवरी 2016 को। तो इसमें आपका योजना है जैसे पीएम कृषि, कृषि की योजना एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लैगशिप कार्यक्रम है। पीएम कृषि सिंचाई योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना, बोलो भी, सिंचाई योजना कब शुरू हुई थी? कब शुरू हुई थी आपका, बोलेंगे भी? पीएम कृषि सिंचाई योजना ये 1 जुलाई 2015 को शुरू हुई थी। ठीक है, एग्रीकल्चर इरिगेशन स्कीम। और इसमें बजट कितने का रखा गया था? इसमें 50,000 करोड़ का बजट रखा गया था। 50,000 करोड़ का इसका बजट था भैया, इसका बजट था। अब मुझे बताओ, एक योजना चली थी बहुत इंपॉर्टेंट, पीएम किसान सम्मान निधि।
पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम किसान सम्मान निधि। और ये साथी आपका 24 फरवरी 2019 को शुरू हुई, 24 फरवरी 2019 को। इसमें क्या मिलता है, एक वर्ष में कितनी किस्त आती है, वर्ष में 3 किस्त आती हैं किसान के पास में, और कितने कितने रुपए की आती हैं बताओ, 2000 रुपए की किस्त आती है, 2000 रुपए की किस्त आती है आपका। एक मुझे बताओ, एक चली थी पीएम किसान मानधन योजना, पीएम किसान मानधन योजना, मानधन योजना। थम्स अप करके पहले मुझे ये बताओ, जीएस निधि बुक किस किस के पास है। पीएम किसान मानधन योजना ये चली थी 12 सितंबर 2019 को। और 1 मार्च 2019 की कुसुम योजना मत भूल जाना, जो कि किसके लिए चली थी आपका, वो चली थी कुसुम योजना। किसके लिए चली थी आपका, देखो जिन भी साथियों को बुक की जरूरत है, एक बेटर एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, पिछले जितने भी एसएससी के वर्ष हुए, देखो अगर आपके पास पैसे नहीं है बुक खरीदने के लिए तो डोंट वरी, आप यहाँ पर आधार बना करके अपना सेशन को करते रहिए, मेहनत करते रहिए। लेकिन कल साथी आपका 10 तारीख को, आपको सब लोगों को पता होना चाहिए, प्रत्येक 10 तारीख को अपना सेल होता है। और अब सेल में मतलब उतना हम मैक्सिमम बता वो जहाँ तक हमको पहुँचानी थी, शायद जहाँ तक पहुँचा चुके हैं। और अब सेल में हमारी जो न्यू लॉन्च बुक आएगी ना, जो नई बुक आएगी, नई लॉन्च आएगी, तो वो एक बार ही होगी सेल में, एक बार ही। और शायद इसके बाद में फिर आपको सेल में वो बुक्स नहीं मिलेंगी, फिर आपको ऑफलाइन मार्केट से वो आपको डिस्काउंट पर, जो बुक सेलर दे देगा उसी डिस्काउंट पर आपको लेनी होंगी। ओके, कोई दिक्कत। तो जिस किसी के पास भी साथी, मैं बताऊं 2 बुक, अगर जिन साथियों को बुक से पढ़ना होता, नहीं भैया मुझे तो बुक चाहिए ही चाहिए, तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन है, तो उसके लिए जीएस निधि बुक को आप ले सकते हैं। ये साथी बेटर सॉल्यूशन है, इसका अपडेटेड वर्जन लेना, लेकिन जो इसका सेकंड एडिशन है, फर्स्ट वाला नहीं। कभी किसी के पास फर्स्ट वाला हो तो वो तो पुराना हो गया होगा, सेकंड एडिशन लेना, सेकंड एडिशन लेना। या जिन साथियों के पास में इसका फर्स्ट एडिशन हो मान के चलो, तो उनको फिर अलग से नोट्स बना लेना, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हो उसको देख करके किसी तरह से बुक अरेंज करके आप अन्य अपने किसी साथी से बुक ले करके उसको अपने अलग से नोट्स भी बना सकते हो, ऐसे नहीं है तो, है ना। और अभी जो हमारा साथी आपका थ्योरी बुक आएगा वो कौन सा आने वाला है, थ्योरी बुक। आज आपको नाम रिवील कर देते हैं, थ्योरी बुक। ये बुक हमने लिखा था आपका, चलो उसको छोड़ो, जो थ्योरी बुक आएगा उसका नाम होगा आपका जीएस सुधा। और ये हमारी साथी माताजी के नाम पर लिखी जा रही है, तो आप समझ सकते हैं उसके लिए हमारा मतलब एक ड्रीम होगा इस तरह की किताब जाए। तो जितनी भी एग्जिस्टिंग बुक हैं आपका मार्केट में, तो उनमें थ्योरी में बहुत सारा कुछ ना कुछ रहता है कि बुक को कभी ना कभी तो पेजों के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया जाता है, नंबर ऑफ पेजेस के साथ में, या कुछ आपका बहुत सारे फैक्ट छोड़ दिए जाते हैं। लेकिन हम इसको विस्तार से लिखवा रहे हैं एकदम से, ताकि आप थ्योरी से उसको पढ़ें तो आप सारे घटनाक्रम को समझ जाएं, और कुछ भी ऐसा महत्वपूर्ण जो है जो आपके लिए बचे ना, ठीक है, कुछ भी ऐसा महत्वपूर्ण बचे ना, तो इस बुक को हम आपका डिवोटेड करेंगे आपको और माता जी को, ठीक है। तो ये बुक हमारी अभी नहीं आएगी, आनी तो इस मंथ थी, लेकिन अभी इस पर बहुत थोड़ा सा काम रह रहा है, और कुछ इसमें हमने अभी इनपुट्स दिए हैं कि इसमें और क्या होना चाहिए। तो ये 10 जून को आएगी, 10 जून, एक बार आएगी, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार 10 जून को। उसके अलावा फिर आप इसको मार्केट से कभी नहीं होगा, ये आपको वापस देखने को मिले कि भैया नेक्स्ट में मिल जाएगी, इस बार नहीं मिलेगी। तो सिर्फ और सिर्फ 10 जून। ओके, बोलो जी, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा केई किस पर निर्भर करती है। केई का फॉर्मूला लिखो, काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी केई होती है, गतिज ऊर्जा होती है आपका हाफ mv²। क्या होती है, हाफ mv²। एम क्या होता है बोलो इसमें, एम होता है इसमें मास। मास का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान को किस में नापते हैं, किलोग्राम में। वी क्या होता है इसमें, वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी बोले तो वेग होता है। वेग क्या होता है आपका, मीटर प्रति सेकंड में उसको मेजर किया जाता है। तो किस पे होगा, द्रव्यमान और उसके त्वरण पर, और द्रव्यमान उसके वेग पर, द्रव्यमान और उसके वेग पर निर्भर करती है। आप मुझे बताओ साथी, पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, जो आपका स्थितिज ऊर्जा होती है। पोटेंशियल एनर्जी वस्तु की उसकी अपनी स्थिति के कारण जो ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा मतलब जैसे हम बोले आपसे, आपने कोई आपका रखी हुई मेज है, कोई मेज रखी हुई है, उस पर कोई कॉपी रखी हुई है, या खड़ी हुई कोई गाड़ी है, उसमें कैसी ऊर्जा होगी। खड़ी हुई कोई गाड़ी है आपका, तो आप कहेंगे उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। तो ये किस में नापते हैं आप, U बराबर mgh में, यानी m आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण होगा, और h हाइट हो जाती है। और साथ में मैंने बताया जो काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि जो गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा किस कारण से होती है, वस्तु की गति के कारण होगी। तो उदाहरण लिखें किसी एक चीज का, जैसे मैं बोल दूं बहती हुई हवा, क्या बोल दूं, बहती हुई हवा में कैसी ऊर्जा होगी, तो आप कहेंगे गतिज ऊर्जा होगी। मैं आपसे बोल दूं आपका गिरते हुए पानी में, गिरती हुई बूंद में बोल दें, गिरती हुई बूंद में आपका
या जैसे बांध का पानी होता है उसमें कौन सी ऊर्जा हो जाएगी, बांध का पानी रुका हुआ होता है बहता हुआ, डैम का वाटर, वो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। इन दोनों को यदि जोड़ दें, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को यदि जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाती है, मैकेनिकल एनर्जी बन जाती है, मैकेनिकल एनर्जी अर्थात यांत्रिक ऊर्जा बन जाती है। क्या बन जाती है, तो कभी भी पूछे यांत्रिक ऊर्जा किसका योग है, तो आप कहेंगे यांत्रिक ऊर्जा जो होती है भैया वो योग होती है आपका किसका, एक तो स्थितिज ऊर्जा का और एक आपका गतिज ऊर्जा का योग होती है। गतिज ऊर्जा के फॉर्मूले से हमेशा देख लेना, कभी कभी दे देगा आपको, आप द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए या वेग को दुगना कर दिया जाए। रेलवे के स्टूडेंट्स विशेष तौर से, रेलवे के स्टूडेंट्स विशेष तौर से देखें, अगर द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाए तो गति भी कितनी हो जाएगी भाई, एम को क्या कर दें, एम को कर दें 2m, तो क्या हो जाएगा, 2 की गुणाई तो हो रही है तो गतिज ऊर्जा 2 गुनी बढ़ जाएगी, 2 गुनी बढ़ जाएगी। लेकिन मैं आपसे पूछूं, ये सिर्फ मैं बोलूं आपसे कि भैया वेग को 2 गुना कर दिया जाए, वेग को 2 गुना कर दिया जाए यानी 2v, तो 2v होते ही क्या हो जाएगा, तो 2v का स्क्वायर होगा, तो यानी कि स्क्वायर होकर 4v स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना आ गया मल्टीपल आपका, तो मल्टीपल फैक्टर जो है आपका 4 आ जाएगा, तो यानी कि कितने गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। तो गुणा भाग आपको आने चाहिए, ठीक है, बहुत आसानी से आप उसको कर सकते हैं और आंसर दे सकते हैं। डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित था। डाल्टन डाल्टन ने आपका कांस्टेंट प्रोपोर्शंस को बताया, आपका केमिकल कॉम्बिनेशन को बताया, या गति के संरक्षण को, या द्रव्यमान संरक्षण, भैया इसने बताया आपका रासायनिक संयोजन को, और इसने ये जो अपना परमाणुवाद दिया था ये 1808 में दिया। मैं फिर कहता हूँ ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि डाल्टन ने क्या बताया था कि प्रत्येक तत्व में अपना एक विशेष द्रव्यमान होता है, एक यूनिक मास होता है हर एक एलिमेंट में, ये कहा था किसने, आपका डाल्टन ने। और द्रव्यमान संरक्षण अधिनियम, जो द्रव्यमान संरक्षण मैंने आपको बताया था इसी पर ये आधारित था, सॉरी इस पर आधारित नहीं था, क्या बोलूँ मैं, रासायनिक संयोजन पर यह आधारित था। द्रव्यमान संरक्षण में आपसे कह रहा हूँ, द्रव्यमान संरक्षण मैंने आपको कल बताया था, जो किसने दिया था, लेवाजिए ने, जो फ्रांसीसी था आपने, जिसमें द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता ना ही नष्ट किया जा सकता। हड्डी निम्न में से किस प्रकार के ऊतकों का उदाहरण है, हड्डी क्या वो तंत्रिका ऊतक का उदाहरण है, नहीं, तंत्रिका ऊतक में आपका आता है ब्रेन, क्या आता है, ब्रेन आता है, ब्रेन यानी कि जो आपका मस्तिष्क है, जैसे इसमें न्यूरॉन्स आते हैं, क्या आते हैं, न्यूरॉन्स आते हैं इसमें, क्योंकि मस्तिष्क वो इकाई क्या है उसकी, न्यूरॉन्स है, तो तंत्रिका ऊतक नहीं होता। हड्डी में क्या संयोजी ऊतक होते हैं, आप कहेंगे हाँ जी भैया, संयोजी ऊतक होते हैं, कनेक्टिंग टिश्यू होते हैं। और हड्डियों में ही आपका क्या, आपका शरीर के अंदर एक तरल संयोजी ऊतक भी होता है, वो कौन सा है, वो भी एक संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक कौन सा होता है, लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू कौन सा होता है बताओ, लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू कौन सा होता है, तो वो होता है हमारा ब्लड होता है। रक्त कैसा ऊतक है, और ये एकमात्र पूरी बॉडी में एकमात्र तरल संयोजी ऊतक है, ये क्या है, एकमात्र तरल संयोजी ऊतक है। अगर हमको हड्डी की बात हमसे करें आपसे, तो हड्डियों में मुझे बताओ फटाफट से, हड्डियों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, हड्डियों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो आप कहेंगे भैया हड्डियों में, यानी संयोजी ऊतक में भी पूछ ले तो कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। और साथ ही संयोजी ऊतक यानी कि आपका हड्डियों में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हड्डियों में कौन सी कोशिका पाई जाती है, हड्डियों में जो सेल पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स, क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट्स उसको कहा जाता है, क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट्स उसको कहा जाता है। और जो अस्थि हड्डी किसको बोलते हैं, अस्थि को, ऐसे ही एक होता है आपका उपास्थि यानी कार्टिलीज, क्या होता है, ये होता है आपका कार्टिलीज। और ये हड्डियों को क्या बनाती है, लचीलापन देती है, यानी लचीलापन का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी हड्डियों को कौन देता है, तो वो कार्टिलीज यानी उपास्थियों की वजह से, जैसे यहाँ से लचीली बन गई आपका, क्या बोलेंगे, ऐसे भी हाथ आप घुमा सकते हैं, तो वो लचीलापन किसकी वजह से होता है, इसी की वजह से आपका होता है। हड्डी के बारे में मुझे बताओ साथी, जो हड्डी है यानी कि बोन है, और बोन से कोई मसल जुड़ रही है, तो ये कैसा जोड़ बनेगा, यानी कि आपका अस्थि से, हड्डी से आपका इसको मांसपेशी को जोड़ा जा रहा है, तो ये कैसा जोड़ होता है, तो इस जोड़ को बोलते हैं भैया आप टेंडन, क्या बोलोगे, टेंडन बोलेंगे। जैसे कंधे में यहाँ हड्डी से हड्डी जुड़ रही है, हड्डी से हड्डी जुड़ रही है, ठीक है, घुटना हो गया ये आपका, हड्डी से हड्डी जुड़ रही है। और अगर बोले मांसपेशी से मांसपेशी, मांसपेशी मसल टू मसल जोड़ क्या होता है, मांसपेशी से यदि मांसपेशी को जोड़ा जाए तो मांसपेशी से मांसपेशी का जोड़, ये क्या कहलाता है, मतलब मसल टू मसल, मसल टू मसल ये क्या होता है, तो इसको बोलते हैं हम आपका मसल टू मसल। मसल टू मसल को क्या बोलेंगे ये आपको बताना है। जैसे मुझे नहीं पता मसल टू मसल क्या कहते हैं, मुझे इसमें सिर्फ पता है बोन टू बोन, बोन टू बोन को इसमें बोला जाता है आपका बोन टू मसल हो गया, एक तो बोन टू मसल हो गया आपका, सॉरी हाँ ठीक है, बोन टू मसल हो गया टेंडन, और बोन टू बोन हो गया इसमें लिगामेंट, बोन प्लस बोन उसको क्या बोलेंगे, लिगामेंट बोलेंगे, क्या बोल देंगे उसको, लिगामेंट, लिगामेंट बोल देंगे। जैसे घुटने की हड्डी हो गई, बोन टू बोन क्या हो गया, लिगामेंट हो गया। बोले जी फटाफट से, ये आपको बताना है।
किसी ने बताया, दिखाएं एक बार। बोन टू बोन लिगामेंट हो गया, ठीक है, बोन टू मसल टेंडन हो गया, इसको देखना। सैलेक्सर बोलते हैं भैया, सैलेक्सर बोलते हैं, सैलेक्सर। वेरी गुड वेरी गुड। सर अक्षर उसमें थोड़े बड़े रखना, पढ़ने में दिक्कत होती है बच्चा, ऐसा होता है अक्षर अगर बड़े रखेंगे नंबर ऑफ पेजेस बहुत बड़े हो जाएंगे, नंबर ऑफ पेजेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ पेजेस ज़्यादा होने की वजह से उसका कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है, और फिर आपसे डिलीवरी चार्ज क्योंकि वेट के हिसाब से लेता है, तो आपके पास किताबें बहुत महंगी पहुँचेंगी, इसलिए कुछ मजबूरी होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गलत है भैया, गलत बताया जिसने भी बताया, ठीक है। तो हमने क्या बोला, ऐसे पेशी ऊतक, अगर हम बोले मस्कुलर टिश्यू की बात, यहाँ पर जो पेशी ऊतक है हमारे, जितने भी पेशी ऊतक है, ये क्या करते हैं, ये मांसपेशी को बनाने का काम करते हैं। कभी भी पूछे आपसे मस्कुलर टिश्यू का क्या काम है, मांसपेशी मसल को बनाने का काम यही करते हैं, और प्लस में उनके कंट्रोल का काम भी यही करते हैं, कंट्रोल का काम यही करते हैं, ठीक है। अब जैसे हम अगर पूछें हमारी पेशियों में, जो हमारी पेशी हैं वो सिकुड़ सकती है, नहीं सिकुड़ सकती हैं हमारी मसल, या नहीं सिकुड़ सकती हैं, बोलो। आप कहेंगे हाँ वो संकुचित हो सकती हैं। तो इनमें एक प्रोटीन पाया जाता है हमारी मसल्स में, ठीक है, जिसको मस्कुलर टिश्यू बोल रहे हैं। इसमें एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं संकुचनशील, संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना या फैलना, संकुचनशील, संकुचन हो गया सिकुड़ना, संकुचनशील प्रोटीन एक पाया जाता है। कभी भी आपसे पूछे कि भैया कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन किस में पाया जाता है, किस ऊतक में, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बताइए किस में पाया जाता है, तो आप कहेंगे वो भैया आपका मस्कुलर टिश्यू में पाया जाता है, मस्कुलर टिश्यू में। उपकला ऊतक जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, ये क्या करते हैं, ये साथी याद रख लेना, अगर ये आपकी बॉडी में कम हो गए तो आपकी बॉडी में झुर्रियाँ पड़ जाएंगी। बहुत किसी की स्किन होती है ना, बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ हो जाती हैं, या बहुत ज़्यादा अपना ख्याल नहीं रख पाता, या जो पानी कम पीते हैं, या जो डाइट का ध्यान नहीं रख पाते आपका, तो आपके शरीर को जो सुंदर, मतलब चेहरे को, स्किन को जो सुंदर बनाती है वो एपिथेलियल टिश्यू ही बनाती हैं। आपको कोई चोट लग जाए, चोट से सुरक्षा कौन सा ऊतक देता है, आपकी बाहरी, यानी जो हमारा आउटर और आपका इनर है ना स्किन का, वो इसी के द्वारा बनता है, एपिथेलियल टिश्यू के द्वारा ही बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। पौधे को पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को फ्लोम के माध्यम से पौधे के किन भागों तक पहुंचाया जाता है। देखो पौधे में पत्तियों द्वारा बनता है कि आपका फ्लोएम, फ्लोएम के माध्यम से बनाती हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। और कहाँ पर भेजती हैं उसको, जड़ और फल तक भेजती हैं क्या, नहीं, उसको भैया आपका मारिस्टम्स तक भी भेजती हैं। कहाँ तक भेजती हैं, आपका मारिस्टेम तक भी भेजती हैं, वज्र तक भी भेजती हैं, जड़ तक भी भेजेंगी, बीजों तक, फलों तक भी। तो पत्तियों द्वारा भोजन बन रहा है किसके, फ्लोएम के माध्यम से। फ्लोएम एक आपका टिश्यू है। और जड़ों में किसकी वजह से बनता है आपका, जड़ों द्वारा बने भोजन को, यानी कि बाकी चीज़ों से पोषक पदार्थ जमीन आदि से प्राप्त करता है, तो जड़ों से आपका वो जाइलम उतक होता है। क्या होता है, वो जाइलम उतक के द्वारा बनता है। किसके द्वारा बनता है, जाइलम के द्वारा बनता है। आपको पता होना चाहिए हमेशा, किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा ये बनता है आपका, ठीक है। जाइलम में जो कोशिकाएं होती हैं, जो सेल होती हैं, वो कैसी होती हैं, वो डेड सेल होती हैं। कैसी कैसी होती हैं, आपका मृत कोशिका होती हैं। जबकि फ्लोएम में कैसी होती हैं, ये आपका जीवित कोशिकाएं होती हैं। क्या बोलती हैं, ये आपका जीवित कोशिकाएं होती है। पूछ लेता जीवित कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं, आपका फ्लोएम या जाइलम, तो आप कहेंगे जाइलम में तो हमेशा डेड सेल होंगी, ठीक है। जो किसका काम कर रहा है, ये आपका जल का वहन करता है, पौधे के अन्य भागों में क्या, जल का वहन करता है। क्या होता है, जैसे जड़, जैसे जाइलम, और जल का वहन वहां से न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाता है। 2025 में भारत की पहली तटीय और जलपक्षीय जनगणना कहाँ पर आयोजित की गई है। जलपक्षी जनगणना कहाँ पर होगी, गुजरात में होगी। कहाँ पर होगी, जामनगर के गुजरात में होगी, ठीक है। देखो जामनगर की खास बात क्या है, जामनगर पहली बात तो याद रख लेना, इसके जो समुद्री पार्क है यानी अभ्यारण्य में घोषित होगी। जामनगर में क्या है आपका, भारत का पहला, याद रख लेना, यहाँ पे है भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र कहाँ पर है, जैव विविधता केंद्र, बहुत महत्वपूर्ण चुनना है इस बात को, जैव विविधता केंद्र है ये भारत का पहला, यानी कि फर्स्ट नेशनल मरीन बायोडाइवर्सिटी सेंटर। फर्स्ट मरीन नेशनल बायोडाइवर्सिटी सेंटर कहाँ पर है, वो जामनगर में है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनेगा साथी आपसे, मुझे बताओ भारत का पहला समुद्री वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है। भारत का पहला समुद्री वन्यजीव अभ्यारण्य, अर्थात आपसे पूछेगा वन्यजीव अभ्यारण्य, यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा साथी आपसे कि इंडियाज फर्स्ट मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है। इंडियाज फर्स्ट मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पर है आपका, तो ये कच्छ की खाड़ी में है। कहाँ पर है,
कच्छ की खाड़ी। और कच्छ की खाड़ी भी कहाँ पड़ती है? ये गुजरात में पड़ती है। कौन से जानवर के लिए प्रसिद्ध है कच्छ की खाड़ी? भैया ये वाइल्ड आस के लिए, यानी कि जंगली गधे यहाँ पर पाए जाते हैं। क्या? जंगली गधे यहाँ पर पाए जाते हैं, जंगली गधे यहाँ पर पाए जाते हैं। और आगे 1982 में, याद रख लेना, 1982 में यही आपका पहला समुद्री समुद्री नेशनल पार्क बना था। यानी मरीन नेशनल पार्क कौन सा है पहला भारत का? तो वो भी कच्छ की खाड़ी है 1982 में। तो भैया फिर समुद्री वन्यजीव अभ्यारण्य कब बना था? 19 था। उसके 2 साल बाद ही नेशनल पार्क बन गया था। तो क्या बोलेंगे? फर्स्ट मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये आपका। और ये फर्स्ट आपका मरीन नेशनल पार्क भी कौन सा है? कच्छ की खाड़ी। किसको जाना है? कच्छ की खाड़ी में क्या पाया जाता है? जंगली गधे पाए जाते हैं, जंगली गधे पाए जाते हैं। ओके। किस राज्य ने लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदल के मनमोहन सिंह के नाम पर रखा है? लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदल दिया गया है और ये नाम बदला है आपका हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश ने। देखो किसी दिन कोई क्लास आया करें जैसे हिमाचल प्रदेश आया, आप देखा करो इसके सीएम कौन से हैं। हालांकि कभी भी सीएम और राज्यपाल आपको परीक्षा के बहुत पहले नहीं पढ़ने चाहिए। जब आपका एग्जाम हो उससे पहले नियुक्तियां मत पढ़ा करो कभी भी। मैं आपसे बोलूं आपका एग्जाम दूर है और आप करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान मत दिया करो, यानी कि कौन नियुक्तियां कहाँ हैं। आपको साथ ही अपने परमानेंट सब्जेक्ट जो से फिक्स हैं आपको पढ़ना चाहिए सिर्फ और सिर्फ। जैसे स्टैटिक जीके पे आपको मेहनत करनी चाहिए, पॉलिटी पे मेहनत करनी चाहिए, आपको हिस्ट्री जैसे आपका टर्म समझनी चाहिए, आपको इकोनॉमिक्स की, साइंस की, इन सब्जेक्ट पर आपका टाइम जाना चाहिए। लेकिन अक्सर में बहुत सारे साथी क्या है, मैं आजकल देखता हूँ, ठीक है, कि वो अपने समय को वहाँ जाया कर रहे होते हैं और फिर परीक्षा में वहाँ से कोई प्रश्न मिलने की उम्मीद भी नहीं होती और फिर वो अपना लॉस करते। तो क्या बोलेंगे? उसके लिए पढ़ लिया करो आप मंथली। मंथली समझ रहे हैं? मंथली करंट अफेयर्स। मंथली करंट अफेयर्स का मतलब है कि महीने की या कोई बुक के माध्यम से आप उसको पढ़ लें, ठीक है। तो उस तरह से आप पढ़ा करो। या अगर करंट अफेयर्स की क्लास आपको देखनी है तो करंट अफेयर्स होना चाहिए प्योर करंट अफेयर। ऐसा होना चाहिए, प्योर करंट अफेयर होना चाहिए, मतलब सिर्फ उसमें करंट अफेयर्स ही होना चाहिए। जैसे कि मान के चलो आपका वो क्लास हो जाए, स्पीड मोड में आप उसको लगा लो और 15-20-25 मिनट में वो क्लास हो जाए आपकी, इतना भर उसका योग। कि बाकी पार्ट तो फिर आप करंट के माध्यम से पढ़ोगे तो गड़बड़ होगी। तो कौन सा है आपका सीएम बताओ यहाँ के कौन है अभी फिलहाल में? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। कितने लोग बता सकते हैं यहाँ के राज्यपाल कौन है? यही मैं कह रहा हूँ, अभी कल को आप एग्जाम देने जाओगे तो ये बदल जाएंगे। सुखविंदर सिंह सुक्खू। अभी आप मुझे बताओ कि यहाँ पर आपका हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी है? तो राज्यसभा की सीटें हैं यहाँ पर 3, लोकसभा की सीट कितनी है यहाँ पर? आपका 4, और विधान सभा की सीट कितनी है यहाँ पर? वो 68 हैं। 68 है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बीसीसीआई का सचिव किसको बनाया गया है? जय शाह को, अमित शरण को, देवजीत सेकिया को? तो आप कहेंगे हाँ जी भैया, बीसीसीआई के सचिव के रूप आपका बनाया गया है देवजीत सेकिया को। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी दोस्त बताना? बोलेंगे बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी आपका? ये हुई है भैया 1928 में। कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? तो हेडक्वार्टर है इसका वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। कहाँ पर है? वानखेड़े, वानखेड़े मुंबई में। मुंबई में क्या है इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और बीसीसीआई के मुझे बताओ अध्यक्ष कौन है अभी और कौन से नंबर के हैं ये भी बताना। अध्यक्ष हैं इसके 36वें रोजर बिन्नी। और रोजर बिन्नी का योगदान क्या रहा है भारत क्रिकेट में? बहुत बड़ा रहा है। 1983 का जो वर्ल्ड कप था ना साथी, उसमें सबसे ज़्यादा विकेट रोजर बिन्नी के ही हैं। 18 विकेट लिए हैं इन्होंने। कितने? 18 विकेट लिए हैं। मुझे बताओ आप, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1909 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है साथी? आपका दुबई में है। कहाँ पर है? दुबई में है। और आईसीसी के अध्यक्ष कौन है अभी? जय शाह। आईसीसी के अध्यक्ष कौन है अभी? जय शाह। अभी एसीसी के भी ये हैं या नहीं है, बदल दिए? एशियन क्रिकेट काउंसिल के, वो पता नहीं मुझे, देख लेना। ये निर्विरोध चुने गए थे आपका कभी इसी साल 1 दिसंबर में, पिछले साल 1 दिसंबर 2024 से पिछले साल चुने गए थे। अमन सिंह की कोई बात नहीं इसमें, अमन सिंह इनकी कोई बात नहीं। अच्छा अभी हम आपसे पूछते हैं, अब जो क्रिकेट के फॉर्मेट होते हैं, बताओ क्रिकेट में कौन कौन सी ट्रॉफी होती है, ये आपको बतानी है। क्रिकेट की ट्रॉफी बताओ जरा फटाफट से। तो हम आपसे पूछेंगे क्रिकेट की ट्रॉफी में, जैसे एक चर्चित ट्रॉफी हमने अभी आपको बताई थी आज, रणजी ट्रॉफी। ऐसी बताओ विजय हजारे ट्रॉफी। कितना फॉर्मेट होता है विजय हजारे में? कितने ओवर का मैच होता है? तो विजय हजारे ट्रॉफी होती है, पूछा जाता है। ये क्रिकेट की ट्रॉफी है आपका। और ये साथ ही ओडीआई है, वनडे इंटरनेशनल है। और अभी 2024-25 का इसका सेशन हो गया। हाँ जी हो गया। तो कौन इसमें विनर था और कौन रनर अप था, यानी इसमें विजेता कौन है? तो विजेता इसमें रहा विदर्भ। और हराया किसको विदर्भ ने? कर्नाटका को हराया। किसको? कर्नाटका को हरा करके वो विजेता बना था, ठीक है। दूसरा फॉर्मेट, अच्छा एक क्वेश्चन और पूछा सकता है, विजय हजारे ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी?
शुरुआत कब हुई थी? तो 1993-94 से शुरू हुई थी। श्योर बताना, इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है। 1993-94 से। जिस साथी को याद हो लिखें क्या 1993-94, मुझे यही याद है इसका 1993-94। विजय हजारे ट्रॉफी देख लेना तुम इसको एक बार, है ना। विजय हजारे ट्रॉफी होगी, एक थी आपकी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। ये कौन सा फॉर्मेट है बताओ? सैयद मुश्ताक अली, ये कौन सा फॉर्मेट होता है भैया? ये T20 का फॉर्मेट है। कितने का? ये T20 फॉर्मेट एक होता है, T20 फॉर्मेट होता है। और इसमें जो अभी सेशन के लिए विजेता बने हैं आपका, विजेता बने हैं आपका 2024-25 के लिए, 2024-25 का जो सेशन है, इसमें विजेता रहा है आपका मुंबई। और किसको हरा दिया मुंबई ने? मध्य प्रदेश को हराया। यानी उप विजेता कौन रहा इसमें? उप विजेता रहा इसमें एमपी। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2006-07 से हुई थी, 2006-07 से हुई थी। और तीसरा चर्चित फॉर्मेट है क्रिकेट का ईरानी ट्रॉफी। क्या बोलोगे? ईरानी ट्रॉफी। ये कैसा फॉर्मेट है? ओडीआई या T20 बताओ? ईरानी ट्रॉफी 2024-25 में साथी आपका 24-25 में आपका इसको जो जीता है वो मुंबई ने जीता है। किसने? मुंबई ने जीता है, मुंबई ने, ठीक है। और इसमें उपविजेता कौन रहा है ये आपको बताना है, उपविजेता। ईरानी ट्रॉफी कैसा फॉर्मेट है बताएंगे जी? ओडीआई कह रहे हैं कई साथी, ओडीआई कह रहे हैं। नहीं भैया, ये टेस्ट फॉर्मेट है। कैसा है? ये टेस्ट फॉर्मेट होता है। और आपका रणजी ट्रॉफी कब शुरू हुई थी? 1934 में। तो ये 1934, ये शुरू हुआ था 1960 में, उसकी 25वीं वर्षगांठ थी ये। 1960 में शुरू हुई थी, 25वीं वर्षगांठ पर आपका किसकी? रणजी ट्रॉफी की 25वीं वर्षगांठ पर इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट है आज का होमवर्क, आईपीएल के संस्थापक और आईपीएल के वर्तमान चेयरमैन कौन है? ये आपका होमवर्क है। एनर्जेटिक रहिए, 5 दिन आपको मिल चुके हैं। बस एक प्रॉमिस लिख के जाना, क्या 5 दिन की आपकी जर्नी रही। वो मैं समझता हूँ आप सबके अंदर वो सपने होंगे साथी, भर्ती होने के, सफल होने के, एक जॉब लेने के, और आप वो ले जाएंगे। कोई जॉब कोई बड़ी छोटी कुछ नहीं है। सबसे पहला टारगेट आप अचीव करेंगे अपनी ज़िंदगी का, वो आपको उतनी खुशी देगा, और उसके बाद में बहुत सारे विकल्प आपके पास में रहेंगे। प्रॉमिस ये है कि जब मंडे आप आएंगे तो 5 डेज का रिवीजन करके आओगे, 5 डेज का रिवीजन करके आओगे। कोई ऐसा नहीं है दुनिया भर की क्लासेज आपको पूरी साल की कक्षाएं याद करनी है। तो ये सिर्फ 30 सेट, और फिर मैंने बताया एक एक क्लास का एक एक साथी आपके लिए, जो हम क्लास को कराएंगे, डेडिकेटेड क्लास को। तो अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। और ये जो सांसें समझना रुकी हुई हैं, ये थकी हुई हैं, इसमें बहुत उत्साह है साथी, क्योंकि बहुत सारे लाखों घरों को रोशन किया है, लाखों घरों को रोशन करना है, लाखों घरों तक वो जॉब्स पहुंचानी है, आपको एक अच्छे मार्ग पर लेके जाना है। तो उसके लिए अपना बहुत ज़्यादा हौसला है अपने अंदर, और जीवन में बहुत कुछ करने की ऊर्जा है। उम्मीद करूँगा वो ऊर्जा आपके अंदर भी होनी चाहिए, वो उत्साह आपके अंदर भी होना चाहिए कि हाँ हम कमाल कर देंगे एक दिन। और अपना एक जो ड्रीम है, जो आपका साथी टारगेट है, उसको अचीव करने के लिए दिन रात मेहनत करते रहिए। उस टारगेट के लिए आप क्या क्या चीज़ें छोड़ सकते हैं वो बड़ी बात है। जैसे मेरे लिए कुछ टारगेट है मेरे जीवन में, तो मैं उस टारगेट के लिए मैं सब कुछ त्याग कर सकता हूँ, और उसके लिए मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ। तो अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।